हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीजीटी पीजीटी स्मार्ट हब में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बेसिकली अकाउंट से संबंधित जो टॉपिक है एनसीईआरटी का 11th-12th का जो और एमएस शुक्ला उस 3 बुकों का कंबाइंड नोट्स जो बनाया हूँ उससे संबंधित चीज़ें टॉपिक आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसमें पॉइंट टू पॉइंट रहेगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। बेसिकली जितने पॉइंट टू पॉइंट बात कोशिश करूँगा, पॉइंट टू पॉइंट तत्वों को रखने का कोशिश करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश यह रहेगा कि फैक्ट में ही बात किया जाए, ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नोट्स के रूप में रहेगा टीजीटी पीजीटी के लिए और नेट के लिए। बेसिकली जो एनसीईआरटी बेस रहेगा, जो एनसीईआरटी से संबंधित रिलेटेड टॉपिक रहेगा वो पूरा रहेगा इसमें। तो मेरा कोशिश रहेगा कि जल्दी से जल्दी जो है इसको कवर करने की कोशिश करें। तो पूरा एनसीईआरटी रहेगा। तो अगर देखें दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं एक डिफिनेशन दी है, किसके अनुसार? हेराल्ड के अनुसार डिफिनेशन दी गई है। ये हेराल्ड के अनुसार डिफिनेशन दी है। इन्होंने कहा था कि लेखांकन को वित्तीय सूचनाओं की पहचान, मापन और क्या करना है? अभिलेखन और समतुल्य का मतलब कम्युनिकेशन, एक दूसरे तक क्या होता है? पहुंचाना, एक दूसरे तक पहुंचाना। आप लोग देख सकते हैं कि हेराल्ड के अनुसार लेखांकन को वित्तीय सूचनाओं की पहचान और मापन और अभिलेखन, आइडेंटिफिकेशन करना, मेजरमेंट करना और रिकॉर्ड करना। ये 3 शब्दावली का किसने? हेराल्ड के अनुसार हेराल्ड के अनुसार कहा गया था कि कम्युनिकेशन को एक दूसरे तक क्या करना है? पहुंचाना है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों जो नेक्स्ट, आधुनिक दोहरा लेखा प्रणाली। आधुनिक दोहरा लेखा प्रणाली का उदय कब और कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि आधुनिक लेखा प्रणाली का उदय कब और कहाँ हुआ था। तो अगर देखें तो आधुनिक लेखा प्रणाली का उदय जो है, आप लोग इसमें देख सकते हैं कि 1494 में आधुनिक दोहरा लेखा प्रणाली का उद्भव जो हुआ था 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर में। इटली के, ये देखिए 1494 ईस्वी में इटली के वेनिस नगर में कौन किया था? गणितज्ञ थे। क्या थे? गणितज्ञ थे। कौन थे? लूकस पेसियोली द्वारा लिखित पुस्तक। लूकस पेसियोली द्वारा क्या थी? लिखित पुस्तक क्या थी? डी कंपोसेट स्क्रिप्ट्स लैटिन भाषा में लिखी गई थी। डी कंपोसेट स्क्रिप्ट लैटिन भाषा में लिखी गई थी। लैटिन भाषा से क्या किया जाता है? माना जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता। क्वेश्चन पूछता है कि दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो लूकस पेसियोली। कौन है? लूकस पेसियोली हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता कौन है? लूकस पेसियोली। फिर इसके बाद डी कंपोसेट स्क्रिप्चर्स की अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था, किसने किया था? ह्यूज आर्ड कैसिल द्वारा 1543 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1543 ईस्वी में किया गया था। डी कंपोसेट स्क्रिप्चर्स का अंग्रेजी में जो अनुवाद हुआ था, जो बुक थी उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया था ह्यूज आर्ड कैसिल द्वारा किया गया था 1543 ईस्वी में। फिर इसके बाद दोहरा लेखा प्रणाली का सर्वप्रथम अंग्रेजी पुस्तक कौन सी थी? तो इंग्लिश सिस्टम ऑफ द बुक कीपिंग
दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम सर्वप्रथम अंग्रेजी पुस्तक कौन सी थी? तो इंग्लिश सिस्टम ऑफ द, देख सकते हैं, इंग्लिश सिस्टम ऑफ द कीपिंग था। ये लिखा किसने लिखा था? एडवर्ड जोन्स द्वारा 1794 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1794 ईस्वी में लिखी गई थी, एडवर्ड जोन्स द्वारा लिखी गई थी। फिर इसके बाद आता है लेखांकन के सिद्धांतों का प्रतिपादन रॉबर्ट स्पाउज और मॉरिसन मोनिड्रम ने किया। फिर इसके बाद आता है अंक गणिती एवं रेखा गणिती के पुनरावलोकन के अंश पुस्तक लूकस पेसियोली द्वारा लिखी गई थी। जो पुस्तक थी किसने लिखा था? लूकस पेसियोली द्वारा लिखी गई थी। ये कौन थे? एक अंक गणिती और रेखा गणित के पुनर्लोकन के अंश को बदल करके उन्होंने लिखा था एक नई पुस्तक, उसका नाम था लूकस पेसियोली द्वारा लिखी गई थी। फिर इसके बाद आता है J.R. बाटली बॉय के अनुसार एक डिफिनेशन दी गई है। किसके अनुसार? J.R. बाटली बॉय के अनुसार। उन्होंने J.R. बाटली बॉय ने कहा था कि व्यावसायिक लेन देनों का लेखा पुस्तकों में दर्ज करने की कला, क्या करने की कला? दर्ज करने की कला क्या कहलाती है? प्रारंभिक दर्ज करने की कला ही क्या कहलाती है? पुस्त पालन कहलाती है। क्या कहलाती है? पुस्त पालन, बुक कीपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? बुक कीपिंग कहलाती है। फिर इसके बाद लेखा शास्त्र की प्रथम अवस्था किसको कहा जाता है? तो लेखा शास्त्र की अगर क्वेश्चन बनता है लेखा शास्त्र की प्रथम अवस्था, तो पुस्त पालन को बोला जाता है, पुस्त पालन को। जबकि दूसरी अवस्था किसको कहा जाता है? लेखांकन को दूसरी अवस्था कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दूसरी अवस्था लेखांकन को कहा जाता है। जहाँ पुस्त पालन का कार्य समाप्त होता है दोस्तों, जहाँ पुस्त पालन का कार्य समाप्त होता है वहीं लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है, वहीं लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। जैसे मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा, रुकिए, एक से देखने की कोशिश करिएगा आप लोग। जैसे कि मान लीजिए एक ये गोला है, इसके बाद ये गोला है, तो अगर इसमें देखा जाए तो जो फर्स्ट वाला मैंने गोला बनाया है, तो दोस्तों जो फर्स्ट वाला गोला है ये वाला, इसमें बुक कीपिंग आता है। इसके बाद आता है बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग, ये वाले गोले में, सेकंड वाले में। तो सबसे पहला जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो बुक कीपिंग होती है। फिर दूसरी अवस्था जो होती है लेखांकन होती है। तो दूसरी अवस्था लेखांकन होती है। जहाँ पुस्तक पालन का क्या होता है? कार्य समाप्त होता है, वहीं लेखांकन का कार्य प्रारंभ होता है। तो प्राथमिक पुस्तक अगर पूछ लिया जाता है कि प्राथमिक पुस्तक किसको बोला जाता है, तो प्राथमिक जो पुस्तक होती है वो होती है जर्नल या जर्नल की सहायक बहियाँ में जो सहायक बहियाँ आती हैं, ये किसका भाग होता है? ये पुस्त पालन का भाग होता है। किसका भाग होता है? पुस्त पालन का भाग होता है। फिर इसके बाद आता है द्वितीय पुस्तक किसको बोलते हैं? तो खाता बही को बोला जाता है, लेजर को। और ये दोनों पार्ट किसके होते हैं? दोनों पार्ट देख सकते हैं, ये दोनों पार्ट पुस्त पालन के ही भाग होते हैं, बुक कीपिंग के ही पार्ट होते हैं, जिसमें प्राथमिक बुक और द्वितीय बुक, ये देखिए दोनों हैं, जिसमें जर्नल सहायक बहियाँ और खाता बही। जर्नल और सहायक बहियों में ये प्राथमिक पुस्तक कहलाती हैं, और द्वितीय पुस्तक जिसको बोलते हैं लेजर को कहते हैं। ये दोनों पार्ट किसके होते हैं? ये दोनों पार्ट पुस्तक पालन के भाग होते हैं, बुक कीपिंग के भाग होते हैं। दोनों पार्ट किसके हैं? बुक कीपिंग के पार्ट हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों, लेखांकन में सारांश, विश्लेषण, निष्कर्ष तथा निष्कर्ष को सूचना प्राप्तकर्ता तक भेजना, जिसे भावी निर्णय लिया जा सके। क्या लेखांकन में क्या क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? सारांश। सबसे पहले होता है दोस्तों सारांश। फिर इसके बाद सारांश का क्या करना? विश्लेषण करना। फिर इसके बाद निष्कर्ष, उसका कंक्लूजन करना। सबसे पहले आता है लेखांकन में सारांश का विश्लेषण,
एनालिसिस करना। फिर इसके बाद आता है कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना। फिर निष्कर्ष को सूचना प्राप्तकर्ता तक जो है, कंक्लूजन को इन्फॉर्मेशन तक जो रिसीवर होता है उस तक भेजना होता है। क्या होता है? निष्कर्ष को सूचना प्राप्तकर्ता तक भेजना, जिससे भावी निर्णय लिए जा सके। जिससे क्या किया जा सके? जिससे भावी निर्णय लिया जा सके। लेखांकन में भावी निर्णय लिया जा सके, ताकि फॉरकास्टिंग डिसीजन लिया जा सके लेखांकन में। ये क्या होता है? लेखांकन की मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। फिर इसके बाद आता है दोस्तों बुक कीपिंग, पुस्त पालन। पुस्त पालन का कार्य क्या होता है? नैतिक कार्य एवं सामान्य कार्य होता है। रूटीन कार्य मतलब डेली बेसिस पर होता है, सामान्य कार्य होता है, डेली बेसिस पर होता है, जिसमें एक अकुशल व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है। अकुशल व्यक्ति का मतलब जो हाई स्कूल तक पढ़े हो या नॉर्मल पढ़ाई लिखाई किए हो, वो भी बुक कीपिंग का कार्य कर सकता है। वो भी बुक कीपिंग का कार्य कर सकता है। सामान्य रूटीन चेकिंग होता है, जैसे नॉर्मल सामान्य व्यापारी लोग जो दिन भर के ट्रांजैक्शन करते हैं उनको आपस में रिकॉर्ड करते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग का ही पार्ट होता है वो। फिर इसके बाद आता है दोस्तों ये फिर इसके बाद आता है लेखांकन। लेखांकन क्या है? विश्लेषणात्मक एवं गतिशील प्राकृतिक का विशेष ज्ञान योग्यता की आवश्यकता होती है। कैसी योग्यता की आवश्यकता होती है? विशेष ज्ञान लेखांकन में विश्लेषण एवं गतिशील प्राकृतिक का होता है। विशेष ज्ञान योग्यता की आवश्यकता होती है। इसमें विशेष ज्ञान और आवश्यकता का होना चाहिए। इसमें कॉमर्स का नॉलेज होना जरूरी है। इसमें बेसिकली एंट्री, लेजर पोस्टिंग और अकाउंटिंग और क्या बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ें प्रक्रिया बेसिकली जानकारी होना जरूरी है लेखांकन में। बस बुक कीपिंग में जरूरी नहीं है। बुक कीपिंग एक तो नॉर्मल है, उसमें कोई भी व्यक्ति नॉर्मल व्यापारी अपने डेली ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड करते रहते हैं। लेखापाल का कार्य क्या होता है? लेखांकन। जो लेखापाल होता है उसका कार्य ही लेखांकन होता है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का दर्पण किसको कहा जाता है? दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का दर्पण किसको कहा जाता है? तो वित्तीय स्थिति का जो दर्पण कहा जाता है वो बैलेंस शीट को कहा जाता है। तो क्वेश्चन बेसिकली यही पूछा जाता है कि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का दर्पण किसको कहा जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दर्पण किसको कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है बैलेंस शीट को ही बोला जाता है। फिर करिंदे किसको कहते थे? प्राचीन काल में जो प्रबंधक होते थे उनको क्या कहा जाता था? करिंदे कहा जाता था। जो प्राचीन काल में प्रबंधक होते थे उनको करिंदे के नाम से संबोधित किया जाता था। फिर इसके बाद आता है प्राचीन काल में बेबीलोनिया। प्राचीन काल में बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी के नाम से क्या किया जाता था? संबोधित किया जाता था, उसको पुकारा जाता था। प्राचीन काल में बेबीलोनिया को ही वाणिज्य नगरी पुकारा जाता है। इसमें क्वेश्चन बनता है कि प्राचीन काल में किस वाणिज्य नगरी किसको कहा जाता था? प्राचीन काल में किस शहर को वाणिज्य नगरी के नाम से जाना जाता था? तो बेबीलोनिया को ही वाणिज्य के नाम से जाना जाता है। बेबीलोनिया को वाणिज्य नगरी के नाम से पुकारा जाता है। फिर इसके बाद पूछता है व्यवसाय की भाषा क्या है? क्वेश्चन पूछता है कि व्यवसाय की भाषा क्या होती है? तो व्यवसाय की भाषा लेखांकन होती है। व्यवसाय की भाषा जो होती है दोस्तों वो लेखांकन होती है। लेखांकन को ही व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है लेखांकन की विधियां और प्रणालियां। तो लेखांकन की जो विधियां और प्रणालियां दी गई हैं तो इसमें 3 टाइप से दिए गए हैं। पहला रोकड़ लेखा प्रणाली, केवल रोकड़ी लेन देनों को ही लेखा किया जाता है। इसमें सिर्फ ट्रांजैक्शन जितने भी लेन देन होते हैं किसमें? रोकड़ फॉर्म में। रोकड़ फॉर्म मतलब नगद फॉर्म में जो भी रोकड़ से संबंधित ट्रांजैक्शन होते हैं उसको लिखा जाता है। फिर इसके बाद आता है दोहरा लेखा प्रणाली। इसमें छोटे छोटे दुकानदारों द्वारा अपनाई जाने वाली विधि होती है। इसको क्या बोला जाता है? इकरा लेखा प्रणाली बोला जाता है। सिंगल एंट्री सिस्टम इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंग्लिश में? सिंगल एंट्री सिस्टम बोला जाता है। रोकड़ तथा व्यक्तिगत खाते रखे जाते हैं। इसमें क्या रखे जाते हैं? रोकड़ तथा व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते का मतलब इसमें नगद उधार दोनों तरीके के ट्रांजैक्शन लिखे जाते हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों नगद प्राप्ति और भुगतान को रोकड़ बही में नगद, देखो ये मैं कह रहा हूँ, नगद
प्राप्ति एवं भुगतान को रोकड़ बही में दर्ज किया जाता है। किस में दर्ज किया जाता है? रोकड़ बही में दर्ज किया। जितने भी सारे ट्रांजैक्शन नगद यदि तो प्राप्ति होती है या तो उसको हम भुगतान करते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शन किस में होते हैं? रोकड़ बही में दर्ज किया जाता है। जबकि उधार लेन देनों को व्यक्तिगत खाते में दर्ज किया जाता है। किस में दर्ज किया जाता है? व्यक्तिगत खाते में दर्ज किया जाता है। उधार लेन देन को व्यक्तिगत खाते में दर्ज किया जाता है। इकरा लेखा प्रणाली से व्यापार की वास्तविक स्थिति को सटीकता से ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम जो होती है एक पक्ष को ही दिखाती है, इसलिए ये व्यापार की वास्तविक स्थिति को सटीकता से ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता? सटीकता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद आता है दोस्तों, देख सकते हैं इसमें आ जाता है दोहरा लेखा प्रणाली। क्या आ जाता है? दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली में क्या होता है? प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? डुअल एंट्री कंसेप्ट इसको बोलते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के डुअल एंट्री कंसेप्ट इसको बोलते हैं। प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष में डेबिट होगा तो दूसरे पक्ष में क्रेडिट होगा। इकरा लेखा प्रणाली में क्या होता था? सिंगल एंट्री बेस होती थी, सिर्फ एक पक्ष को ध्यान रखा जाता था। पर दोहरा लेखा प्रणाली में दो पक्षों का लेन देन होता था, एक डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष को समान रूप से प्रभावित करते थे। लेन देन को जर्नल, किसको? लेन देन को जर्नल तथा अंतिम खाते में दर्शाते हैं। दर्शाते हुए व्यापार की आर्थिक स्थिति की गणना की जाती है। कैसे की जाती है? व्यापार की आर्थिक स्थिति की गणना की जाती है। इसमें व्यापार की आर्थिक स्थिति की गणना की जाती है दोहरा लेखा प्रणाली में। फिर इसके बाद आता है जो भारतीय इंडियन लेखा पद्धति थी, उसको बोलते हैं महाजनी बही खाता पद्धति भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? महाजनी खाता पद्धति भी बोला जाता है। यह भारतीय लेखा प्रणाली ये क्या है? भारतीय लेखा प्रणाली का एक सिद्धांत है। यह दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। इसमें रोकड़ तथा नगद बही एवं उधार लेन देन खाता बही रखी जाती है। इसमें क्या क्या रखा जाता है दोस्तों? ये भारतीय लेखा प्रणाली है। इसमें दोहरा लेखा प्रणाली का पर कैसे आधारित है? इसमें रोकड़ बही तथा नगद बही और उधार लेन देन खाता बही रखी जाती है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट जो आता है वो आता है वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन, इसमें क्या होता है दोस्तों कि लाभ हानि व व्यापारिक स्थिति की गणना की जाती है। इसमें क्या की जाती है? लाभ हानि एवं व्यापारिक स्थिति की गणना की जाती है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों लागत लेखांकन। लागत लेखांकन में क्या होता है दोस्तों कि किसी भी वस्तु की लागत प्रति इकाई लागत की तुलना करना या निर्माणी संस्था इसमें लागत में कमी के प्रयास से किए जा सकते हैं। लागत लेखांकन में क्या किया जाता है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो होती हैं वो पर कास्ट यूनिट के हिसाब से क्या करती हैं? तुलना करती हैं कि उसका प्राइस क्या रखा जाए, दूसरे प्रोडक्ट के अपेक्षा हमारा प्रोडक्ट में क्या कॉस्ट आ रही है, क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग कास्ट है, क्या उसकी फिक्स कास्ट है, क्या उसकी वेरिएबल कास्ट है। ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। ऐसे चीज़ों जहाँ पर ऐसे चीज़ों का अकाउंटिंग होता है उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है? प्रयास किया जाता है कि कॉस्ट पर यूनिट में कितने से कितने मात्रा में उसमें कमी हम कर सकें प्रोडक्ट में। फिर इसके बाद आता है दोस्तों प्रबंधकीय लेखांकन। फिर इसके बाद आता है प्रबंधकीय लेखांकन। फिर इसके बाद आता है प्रबंधकीय लेखांकन। प्रबंधकीय लेखांकन में क्या किया जाता है? प्रबंधकीय लेखांकन में ये वित्तीय और लागत लेखांकन, वित्तीय फाइनेंशियल लेखांकन और कास्ट लेखांकन का क्या किया जाता है? एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और उसका क्या किया जाता है? इवैल्यूएशन किया जाता है।
मूल्यांकन किया जाता है और विनियोग तथा जोखिम का निष्पादन किया जाता है। जो इन्वेस्ट होता है और रिस्क होता है उसका परफॉर्मेंस के बारे में चेक किया जाता है कि लागत में कमी आदि क्रियाओं को प्रबंधक किया जाता है, प्रबंध द्वारा ही किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रबंधकीय लेखांकन में क्या किया जाता है? प्रबंधकीय लेखांकन में जो वित्तीय लागत होती है, फाइनेंशियल कॉस्ट होती है, लागत लेखांकन का विश्लेषण किया जाता है। लागत लेखांकन का विश्लेषण और मूल्यांकन तथा जो भी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और जोखिम, जो भी इन्वेस्ट करने में हमें जो रिस्क हैं उसकी क्या किया जाता है? परफॉर्मेंस के बारे में हम क्या करते हैं? उसका निष्पादन तथा लागत में कमी, उसकी कितनी लागत कम से कम लागत आए, उसमें कितना कम से कम लागत आए, वो लागत के हम बारे में चेक करते हैं। क्या करते हैं? लागत के बारे में हम चेक करते हैं। ये देखिए, लागत में कमी आदि क्रियाओं का क्या किया जाता है? प्रबंध किया जाता है। प्रबंधकीय लेखांकन में क्या किया जाता है? सभी चीज़ों का क्या निष्कर्ष निकाल करके, जैसे कि हम कितना फाइनेंस पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्ट करने में कितना रिस्क है, रिस्क करने में उसमें जो है कॉस्ट पर यूनिट की लागत क्या मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा, उसका क्या वैल्यूएशन करने से निष्कर्ष कंक्लूजन निकल रहा आदि, ये प्रबंधकीय द्वारा ही किया जाता है। फिर इसके बाद आता है सामाजिक लेखांकन। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। क्या ट्रेंड में है? सामाजिक लेखांकन। आज के टाइम पे सामाजिक लेखांकन बहुत ट्रेंड में। इसको CSR बोलते हैं। CSR, इसको क्या बोलते हैं? CSR। इस सेक्शन 135 में डिफाइन किया गया है। कौन सा सेक्शन में डिफाइन किया गया है? 135 में से डिफाइन किया गया है। इसमें ज़्यादातर सामाजिक क्रियाओं का प्रोत्साहन किया जाता है। क्या किया जाता है? सामाजिक क्रियाओं का प्रोत्साहन किया जाता है तथा पर्यटन और स्वच्छता तथा वातावरण पर कार्य सामाजिक लेखांकन के अंतर्गत होता है। मान लीजिए जिस कंपनी से आप, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, वो क्या नाम से समाज में ही रह करके अपना इनकम जनरेट करती हैं, अपना प्रोडक्ट समाज को बेचती हैं, वहीं पर वातावरण को प्रदूषित करती हैं। तो सरकार ने क्या किया कि एक नया रूल निकाला, उसमें कहा कि हर एक कंपनी को सेक्शन 135 के तहत 2 से 3% तक जो है CSR के तहत आपको सामाजिक दायरे में रह करके समाज के लिए, जो आप समाज से प्रॉफिट अर्न करते हैं, समाज के लिए आप क्या करेंगे? खर्च करेंगे। क्या करेंगे? समाज के लिए आप खर्च करेंगे। चाहे आप पर्यटन विभाग को बढ़ाने में करें, या आप वातावरण को स्वच्छ करने में करें, या स्वच्छता अभियान करने के लिए, या टूरिस्ट को बढ़ाने के लिए आप खर्चा करें, या खेल कूद में, ऐसे सामाजिक कार्य में आपको खर्चा करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट का, तो 2%। तो ये इसमें क्या होता है? सामाजिक लेखांकन किया जाता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों लेखांकन की अवधारणाएं। लेखांकन अकाउंटिंग की क्या होती हैं, कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कि इसमें दिया है, इसमें प्रथम कॉन्सेप्ट है वो पृथक अस्तित्व की अवधारणा। देख सकते हैं, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, सेपरेट एम्प्टी कंसेप्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? सेपरेट एम्प्टी कंसेप्ट इसको बोला जाता है। इसमें क्या किया जाता है दोस्तों कि व्यापार और व्यापार इसमें क्या किया जाता है दोस्तों? पृथक अस्तित्व की अवधारणा में सेपरेट, इसमें व्यापार और व्यापार का स्वामी दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। व्यापार के स्वामी को ऋणदाता लेनदार माना जाता है तथा इसे बैलेंस शीट में कहाँ दिखाया जाता है? लायबिलिटी साइड पक्ष में दर्शाया जाता है। किस में दिखाया जाता है? लायबिलिटीज पक्ष में दिखाया जाता है। पूंजी खाता, आहरण खाता इसी अवधारणा के आधार पर बनाए जाते हैं। कौन कौन से? जो हम पूंजी खाता बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट बनाते हैं और ड्राइंग अकाउंट बनाते हैं, इसी अवधारणा के कंसेप्ट पर ही बनाते हैं, पृथक अस्तित्व के अवधारणा के अनुसार। क्योंकि व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग है। तो जो पूंजी इन्वेस्ट करता है वो अलग है और व्यापारी अलग है। जो व्यापारी जो है कोई वस्तु या पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालता है, उसको ड्राइविंग बोलते हैं, आहरण बोला जाता है। तो इसी कंसेप्ट की वजह से हम क्या बनाते हैं? पूंजी खाता और आहरण खाता बनाते हैं।
यदि व्यापारी के व्यक्तिगत खर्चों को व्यापार का खर्चा माना जाता है तो यह इस अवधारणा का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। यदि व्यापारी के व्यक्तिगत खर्चों को व्यापार का खर्चा माना जाता है तो इस अवधारणा का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आती है कंसेप्ट, मुद्रा मापन की अवधारणा। क्या आती है दोस्तों, मुद्रा मापन की अवधारणा। देख सकते हैं दूसरे नंबर आती है ये मुद्रा मापन की अवधारणा। केवल उन्हीं लेन देन या घटनाओं को रिकॉर्ड किया जाता है जिनका मूल्यांकन किस में किया जाता है, मुद्रा में किया जाता है। मान लीजिए सपोज दैट किसी मैनेजर या कोई भी कर्मचारी बहुत अच्छा कार्य करता है, उसके गुण बहुत अच्छे हैं, पर उन गुणों को कोई उसमें ट्रांजैक्शन नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो मुद्रा से संबंधित जो लेन देन होगा उसी को हम अकाउंटिंग बेस में दिखाएंगे। तो ऐसी घटनाओं को क्या कहा जाते हैं, केवल उन्हीं घटनाओं को, जो घटनाओं को रिकॉर्ड किया जाएगा जिनका मूल्यांकन मुद्रा में किया जाए, जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं सिर्फ किस में, मनी फॉर्म में। उन्हीं घटनाओं को हम यहाँ पर क्या करते हैं, इवेंट को दिखाते हैं। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल कि प्रबंधक की कितनी अच्छी विश्वसनीयता है, उसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है, गुडविल है, वो सब चीज़ें नहीं देखा जाता क्योंकि उसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता नहीं। कर्मचारियों की कार्यकुशलता कितनी अच्छी, व्यवसाय की नीतियों का लेखांकन नहीं किया जाता इस अवधारणा के अनुसार। तो मुद्रा मापन की अवधारणा यही कहती है, आप लोग समझ चुके होंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो है कंसेप्ट समझाने का। इसके बाद आता है दोस्तों कि अगर देखें तो कुछ ट्रांजैक्शन बनते हैं जिसमें जैसे कि पूंजी बराबर क्या होता है, संपत्ति माइनस वह दायित्व। अगर संपत्ति से क्या घटा दिया जाए, लेस कर दिया जाए, वह दायित्व जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसको लेस कर दिया जाए एसेट से, तो हमारी क्या बनती है, क्या बचता है, पूंजी। क्या बचता है, पूंजी। फिर इसके बाद आता है संपत्ति। संपत्ति बराबर क्या होता है, पूंजी प्लस वह दायित्व बराबर क्या बनता है, संपत्ति बनता है। अगर हम पूंजी को प्लस वह दायित्व जो होते हैं एक्सटर्नल जो हमारे लायबिलिटीज होते हैं प्लस कैपिटल, उसको ऐड कर दें दोनों को, तो क्या हमको बन जाती है, हमारी टोटल एसेट्स बन जाती है। अब इसके बाद आता है अगर हम संपत्ति से क्या माइनस कर दें, पूंजी। संपत्ति से यदि हम पूंजी माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या निकल आता है, दायित्व निकल आता है। क्या निकल आता है, दायित्व निकल आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है निरंतरता की अवधारणा। कौन सा, निरंतरता की अवधारणा। गोइंग कंसेप्ट इसको बोलते हैं, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट बोलते हैं इसको, निरंतरता की अवधारणा। ये अवधारणा क्या कहती है, ये अवधारणा ये कहती है कि स्थायी संपत्तियों का क्रय इसी अवधारणा के आधार पर किया जाता है। निरंतरता की अवधारणा के अभाव में अथवा दीर्घकालीन उद्देश्यों के अभाव में संपत्तियों को क्रय के स्थान पर किराए पर लिया जाता है। किस पर लिया जाता है, किराए पर लिया जाएगा। अगर इसी संपत्ति का जो निरंतरता की अवधारणा यदि न हो तो हम संपत्तियों को जो परचेज करते हैं उसको क्रय करते हैं उसको हम किराया के रूप में ही लिया जाएगा, फिर इसको हम वो न करें। इसमें क्या होता है कि दीर्घकालीन ऋण अंश और जो है दीर्घकालीन ऋण और अंश ऋण पत्रों को क्रय भी इसी अवधारणा के आधार पर किया जाता है। जो हम दीर्घकालीन लोन लेते हैं, लॉन्ग टर्म जो हम डिवेंचर या शेयर जो चीज़ें परचेज करते हैं, इसी अवधारणा के आधार पर हम क्रय करते हैं। इसका एक अपवाद है, अपवाद यह है कि जॉइंट वेंचर जो अकाउंट हम बनाते हैं, जॉइंट वेंचर मतलब संयुक्त साहस पर निरंतरता की अवधारणा लागू नहीं होती है। जॉइंट वेंचर अकाउंट जो हम कंसेप्ट बनाते हैं उसमें यहाँ ये निरंतरता की अवधारणा लागू नहीं होता है। ये पूछ लेता है, ये क्वेश्चन आया है कई बार टीवी हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जॉइंट वेंचर अकाउंट किस कंसेप्ट को फॉलो नहीं करता, तो ये निरंतरता की अवधारणा को फॉलो नहीं करता है। फिर इसके बाद आता है लेखांकन अवधि की अवधारणा।
लेखांकन अवधि की अवधारणा, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट इसको बोलते हैं। क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग, लेखांकन की अवधि की अवधारणा, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अंतिम खाते वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बनाए जाते हैं। इसमें क्या बनाए जाते हैं? अंतिम जो खाते बनाए जाते हैं लेखांकन अवधि अवधारणा के अनुसार, जो हम अंतिम खाते वित्तीय वर्ष की समाप्ति का कब से कब मानते हैं? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक बनाए जाते हैं। ये किस कंसेप्ट बेस पर पे हम तैयार करते हैं? अकाउंटिंग लेखांकन जो डेट निर्धारित करते हैं वो तैयार करते हैं किस? लेखांकन अवधि अवधारणा कंसेप्ट के अनुसार। फिर इसके बाद आता है दोस्तों लागत अवधारणा, कॉस्ट अकाउंटिंग। बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कॉस्ट कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि संपत्तियों को उनके प्राप्ति मूल्य या क्रय मूल्य या ऐतिहासिक मूल्य पर ही बैलेंस की जो एसेट साइड होता है उसमें हम बुक वैल्यू, क्रय मूल्य प्लस क्रय पर जो एक्सपेंसेज होते हैं, खर्चे होते हैं, उस पर प्लस माइनस से क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन लेस करते हैं। क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन जो है हम लेस करते हैं। ये देख सकते हैं डेप्रिसिएशन मैंने लेस किया है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 1 लाख की मैंने संपत्ति कोई परचेज किया, पर उसका जो एक्सपेंसेज हुआ उस चीज़ मशीन को लगाने में, तो उसको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं, प्लस उसका डेप्रिसिएशन क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। किस अवधारणा के अनुसार? लागत अवधारणा के अनुसार। किस अवधारणा के अनुसार? लागत अवधारणा के। लागत अवधारणा के अनुसार हम लागत अवधारणा के अनुसार ही किसी भी वस्तु या संपत्ति का जो है न तो बाजार मूल्य न वास्तविक मूल्य, दोनों में जो कम होता है उस पर ही दिखाया जाता है। फिर इसके बाद आता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट आता है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट आता है, द्विपक्षीय अवधारणा इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि दोस्तों प्रत्येक लेन देन के एक पक्ष को डेबिट, दूसरे पक्ष को क्रेडिट क्या किया जाता है? एक पक्ष को डेबिट और दूसरे पक्ष को क्रेडिट किया जाता है। समान रूप से प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पक्ष समान रूप से प्रभावित होते हैं। इसे लेखांकन समीकरण के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। किसको? द्विपक्षीय अकाउंट को, द्विपक्षीय अवधारणा को ही लेखांकन समीकरण के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों संपत्ति। संपत्ति बराबर अगर हम देखें तो क्या होता है? दायित्व प्लस पूंजी बराबर क्या होता है? एसेट्स होता है। जो हमने डुअल कंसेप्ट में हमने देखा, तो डुअल कंसेप्ट में हम अगर देखें दोनों पक्षों का, तो टोटल अगर संपत्ति में देखें तो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल को ऐड करें तभी टोटल एसेट्स निकलेगा। क्या निकलेगा? टोटल एसेट्स आएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आगम मान्यता की अवधारणा, रेवेन्यू रिकग्नाइज कॉन्सेप्ट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट, आगम मान्यता की संकल्पना इसको बोला जाता है। इसको वसूली की अवधारणा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको वसूली की अवधारणा भी कहते हैं। प्रविष्टि तभी की जाएगी, इसमें ये कहा जाता है कि जब तक प्रविष्टि तभी की जाएगी जबकि आगम मतलब कि रेवेन्यू जनरेट हो जाए, वास्तविक रूप से हमें प्राप्त हो जाए। जो रेवेन्यू है हमारे पास वास्तविक रूप से क्या हो जाए? आप प्राप्त हो जाए, रेवेन्यू जनरेट हो जाए, तब हम उसको क्या माना जाएगा? अकाउंटिंग आगम माना जाएगा। आगम क्या माना जाएगा? आगम उसको माना जाएगा। यहाँ प्राप्ति से आशय रोकड़ प्राप्ति या विधि सम्मत अधिकार प्राप्ति से है। क्या है? या तो रोकड़ प्राप्ति हो जाए या तो विधि सम्मत के अनुसार जो है, विधि सम्मत के अनुसार क्या है देख सकते हैं दोस्तों। वसूली की अवधारणा भी कहते हैं। प्रविष्टि तभी की जाएगी जबकि आगम वास्तविक रूप से प्राप्त हो जाएगी। यह प्राप्ति आगम प्राप्ति से आशय है कि रोकड़ प्राप्ति या विधि सम्मत अधिकार राइट से है, लीगल राइट से है, कि मतलब हमें लीगली रूप से वो राइट्स अधिकार प्राप्त हो जाए। फिर इसके एक अपवाद है, जैसे कि किराया क्रय पद्धति
में या संपत्ति का क्रय, जैसे हायर परचेज सिस्टम होता है, उसमें ये आगम मान्यता संकल्पना जो होती है, कॉन्सेप्ट होती है, वो ये लागू नहीं होती है। हायर परचेज सिस्टम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि आगम मान्यता का आगम मान्यता जो अवधारणा है उसमें जो है हायर परचेज सिस्टम का लागू होता है कि नहीं लागू होता। तो किराया क्रय पद्धति एक ये अपवाद के रूप में है, जो ये कि सिद्धांत का नियम लागू नहीं होता। इसको और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, वसूली की अवधारणा भी कहा जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो कंसेप्ट आती है मिलान अवधारणा, मैचिंग कंसेप्ट। क्या बोला जाता है इंग्लिश में, इसको बोला जाता है दोस्तों मिलान अवधारणा, मैचिंग कंसेप्ट। ये क्या अवधारणा क्या कहती है, अवधि विशेष में आय, मतलब एक अवधि विशेष में आय तथा व्यय का मिलान कर लाभ हानि की गणना की जाती है। जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं या ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, वो इसी अवधारणा के कंसेप्ट के बेस पर ही बनाते हैं कि हमें एक अवधि के बाद ही आय व्यय का क्या हो, सही लाभ हानि की गणना कर सके। तो ये कौन सी अवधारणा के बेस पे हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो मिलान अवधारणा, मैचिंग कंसेप्ट के बेस पे ही बनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों उपार्जन अवधारणा। उपार्जन अवधारणा एक्रूअल कंसेप्ट इसको बोला जाता है इंग्लिश में। क्या बोला जाता है, एक्रूअल कंसेप्ट बोला जाता है। देख सकते हैं ये एक्रूअल कंसेप्ट इसको बोला जाता है। ये कंसेप्ट क्या कहती है, ये कंसेप्ट कहती है कि लेखांकन उपार्जन के समय किया जाता है, न कि वास्तविक मौद्रिक विनिमय के समय। जैसे सपोज दैट उधार क्रय विक्रय, उधार क्रय विक्रय बकाया आय व्यय को चालू वर्ष के लाभ या हानि में शामिल करना या लाभ की गणना का श्रेष्ठ आधार है। क्या होता है, श्रेष्ठ आधार होता है। उपार्जन अवधारणा हमें ये कहती है कि जो हम भी ट्रांजैक्शन आउटस्टैंडिंग हो गया या प्रीपेड एक्सपेंसेज हो गए, इनको हम क्या दिखाते हैं, इनको हम बेस मान करके ही, चालू वर्ष को ही बेस मान करके ही उसमें अकाउंटिंग में शो करते हैं। हम जो प्रॉफिट एंड लॉस या जो भी बैलेंस शीट का फाइनल रिजल्ट, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, वो इसी का उपार्जन अवधारणा को ध्यान में रख करके ही उसमें ट्रांजैक्शन को दिखाते हैं। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट जो है वस्तुनिष्ठता की अवधारणा, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट इसको बोला जाता है इंग्लिश में। क्या बोला जाता है, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट बोला जाता है। लेखांकन किसी भी प्रभावशीलन व्यक्ति अथवा लेखांकन से प्रभावित नहीं होने चाहिए। यह तभी संभव है जबकि रिकॉर्ड किए गए लेन देनों का स्रोत प्रलेख हो। ये क्या कहती है कंसेप्ट, क्या कहता है वस्तुनिष्ठता की एक कंसेप्ट क्या कहती है, ऑब्जेक्टिविटी क्या कंसेप्ट कहती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी आप जो भी ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं, रिकॉर्ड दिखा रहे हैं, उससे बिना जो डॉक्यूमेंट्स के प्रमाणन के बिना, आप उसको प्रमाणन के बिना, सत्यापित किए बिना आप उसको नहीं दिखाएंगे कहीं भी, चाहे उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट में हो, चाहे बैलेंस शीट में। जब तक उसका वास्तविक प्रमाण ना हो, वास्तविक ट्रांजैक्शन ना हुआ हो, तब तक उसको आप ना शो करें। फिर इसके बाद आता है फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट इसको बोला जाता है। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि आवश्यक सूचनाओं को ही वित्तीय विवरण में शामिल करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आवश्यक सूचनाओं को ही वित्तीय विवरण में शामिल करना चाहिए, जिससे व्यापार की वास्तविक स्थिति का ज्ञात हो सके। क्या हो सके, वास्तविक स्थिति का ज्ञात हो सके। चिट्ठे में विनियोग लागत मूल्य के साथ साथ बाजार मूल्य पर भी प्रदर्शित करना। जैसे कि जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट में, जो भी हम सूचनाएं या ट्रांजैक्शन दिखाते हैं, वित्तीय फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट होते हैं, उनको तभी शामिल, वास्तविक रूप से ही शामिल करना चाहिए। जो वास्तविक रूप से हैं उनमें हमें किसी प्रकार को दिखावा या बढ़ा चढ़ा करके नहीं दिखाना चाहिए बैलेंस शीट में। चिट्ठे में विनियोग लागत मूल्य के साथ बाजार मूल्य पर भी प्रदर्शित करना चाहिए। जैसे कि चेक का अनादरण होना या बिल का अनादरण होना या देनदार का दिवालिया हो जाना। ये किस कंसेप्ट पर दिखाया जाता है,
पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा पर। किस कंसेप्ट पर? पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा पर ही दिखाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है समरूपता। ये 12th कंसेप्ट है। समरूपता या एक रूपता की परंपरा, इसको बोला जाता है समरूपता या एक रूपता की परंपरा। इसको इक्वालिटी कंसेप्ट बोला जाता है इंग्लिश में। इसमें क्या किया जाता है कि विभिन्न वर्षों में समान नीतियों एवं सिद्धांतों को अपनाना अर्थात बिना किसी आवश्यक वजह से हास्य की विधि या हास्य की दरों में या स्टॉक के मूल्यांकन की विधि में परिवर्तन नहीं करना चाहिए। समरूपता एक रूपता की कंसेप्ट ये कहती है दोस्तों, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इसको डिफाइन किया गया है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग में। तो उसमें ये कहा गया है कि हर साल आप कोई भी कंसेप्ट या जो पॉलिसी या जो फिर प्रिंसिपल या सिद्धांत आप अकाउंटिंग में लागू कर रहे हैं उसको बार बार आप चेंज मत करिए। जो सिद्धांत या पॉलिसी लागू कर रहे हैं उससे आपका अकाउंट प्रभावित होगा अगर बार बार आप चेंज कर रहे हैं। तो हर साल आपका ट्रांजैक्शन जो बैलेंस शीट होगा, हर साल अलग अलग व्यवसाय से अलग अलग कंपनियों से आपका ट्रांजैक्शन जो है बैलेंस शीट अलग ही रिपोर्ट दिखाएगी। तो उसमें ये दिखाया गया कि जो नीतियाँ या सिद्धांत आपने फॉलो कर रखा है उसको कंटिन्यू कई सालों तक फॉलो करना चाहिए, उसमें हर साल चेंज नहीं करना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अनुसार ये सिद्धांत कहता है कि ये नहीं कि डेप्रिसिएशन इस वर्ष आप साधारण मेथड सिंपल मेथड से आप लगा रहे हैं, दूसरे साल दूसरी पद्धति से लगा दे रहे हैं, या आप स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं दूसरे पद्धति पहले साल दूसरे पद्धति से, दूसरे साल दूसरे पद्धति से लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो वास्तविक निष्कर्ष निकलना है जो है रिजल्ट का, जो फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस का, वो वास्तव में आपकी ना तो प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएगा नेट प्रॉफिट, ना तो आपकी बैलेंस शीट वास्तव रूप से आपको शो कर पाएगी। तो ये डिस्क्लोजर ऑफ जो अकाउंटिंग है, जो ये एक रूपता की कंसेप्ट जो कह रही है, वो इसका कहने का मतलब मेन मकसद यही ऑब्जेक्ट है कि हर साल आप ट्रांजैक्शन जो भी दिखा रहे हैं उसको हर साल नीतियों और पॉलिसियों सिद्धांतों को बदलना नहीं चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन तभी संभव होगा जबकि समान रूपता की परंपरा का पालन किया जाए। जब आप तुलनात्मक रूप से उसमें अध्ययन तभी कर पाएंगे, एनालिसिस तभी कर पाएंगे जब आप समान रूप से क्या कर पाएंगे, हर साल पॉलिसी या नीतियाँ या सिद्धांतों को एक समान रूप से अपने व्यवसाय में लागू करेंगे। फिर इसके बाद आता है दोस्तों रूढ़िवादिता का अवधारणा, कंजर्वेटिव, इसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में, कंजर्वेटिव कंसेप्ट इसको कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कंजर्वेटिव कंसेप्ट कहा जाता है। इसमें कहा जाता है कि संभावित जितनी भी हानियों के लिए आप आयोजन बनाना या संभावित लाभों का ध्यान में नहीं रखना या लाभ या अनावश्यक रूप से बढ़ा चढ़ा कर न दिखाएं। इसका मेन जो ऑब्जेक्ट है कि जितनी भी आप तो लाभ को तो आप संभावित जितनी भी हानियों का आयोजन बनाना चाहिए और संभावित लाभों को भी ध्यान में रखना चाहिए। लाभ आवश्यक रूप से बढ़ा चढ़ा कर न दिखाएं। जैसे कि स्टॉक का जब आप वैल्यूएशन कर रहे हैं तो लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो दोनों में से कम हो उस पर करना चाहिए। किस पर करना चाहिए, स्टॉक का जो वैल्यूएशन कर रहे हैं वो आप लागत मूल्य या बाजार मूल्य जो दोनों में से कम हो उस पर करना चाहिए। ये कौन सी कंसेप्ट कहती है, ये रूढ़िवादिता की अवधारणा कहती है, कंजर्वेटिव कंसेप्ट कहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। फिर क्या कह रही है कि डूबत ऋण जो है, जो आप प्रोविजन बना रहे हैं बैड डेब्ट्स का, उसका आयोजन बट्टे के हेतु आयोजन या जो भी आप बना रहे हैं अदृश्य संपत्तियों का आलेखन कर रहे हैं उसको जो है सही से आप दिखाएं, उनका सही से इवैल्यूएशन करना चाहिए। डूबत ऋण का आयोजन हो या बट्टे का या डिस्काउंट दे रहे हैं या प्रोविजन आप बना रहे हैं अदृश्य संपत्तियों का, जैसे गुडविल हो गए आदि का आप अपलेखन कर रहे हैं, तो उसको आप सही फॉर्म में ही, रिटर्न फॉर्म में सही से दिखाएं, किसी प्रकार का त्रुटियां ना करें। फिर इसके बाद कहता है कि इन्वेस्ट जो आप विनियोग कर रहे हैं, विनियोग का जो उच्चावचन होता है या तो कोष का बनाना है, जैसे गुप्त संचय का निर्माण कर रहे हैं, तो ये कौन सी रूढ़िवादिता की अवधारणा ही कह रही है कि विनियोगों को जो उच्चावचन कोष बनाना आप चाह रहे हैं, गुप्त संचय का निर्माण कर रहे हैं,
वो कौन सी कंसेप्ट का निर्धारण करती है, तो रूढ़िवादिता की अवधारणा कह रही है। फिर रूढ़िवादिता की अवधारणा में एक और आता है दोस्तों कि ऋण पत्रों के शोधन पर दिए जाने वाले प्रीमियम की व्यवस्था या प्रावधान निर्गमन के समय ही करना चाहिए। क्या कह रहा है रूढ़िवादिता की अवधारणा कि ऋण पत्रों के जो शोधन पर दिए जाने वाला प्रीमियम है, जो आप प्रीमियम दे रहे हैं, प्रीमियम की व्यवस्था कर रहे हैं, वो प्रावधान आप निर्गमन के समय ही करना चाहिए, निर्गमन के समय ही कर लेना चाहिए। फिर इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है दोस्तों कि विंडो ड्रेसिंग जो होता है, विंडो ड्रेसिंग मतलब कि लायबिलिटीज को कम और संपत्तियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, बैलेंस शीट को अधिक मात्रा में बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, उसको क्या कहा जाता है, विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। विंडो ड्रेसिंग में मतलब कि जो संपत्ति लायबिलिटीज हैं हम उसको कम दिखा रहे हैं, वास्तविक रूप से कम दिखा रहे हैं, और संपत्तियों को अधिक दिखा रहे हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, विंडो ड्रेसिंग कहा जाता है। फिर इसके अथवा संपत्तियों और लाभों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना, अधिक दिखाना, वही बात है दोस्तों। ये अपवाद किस में लागू नहीं होता है, ये अपवाद रूढ़िवादिता की अवधारणा के अनुसार ये अपवाद लागू नहीं होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आती है, एक अवधारणा आती है सारता या महत्वपूर्णता की अवधारणा। क्या आती है, सारता और महत्वपूर्णता की अवधारणा। यह अवधारणा क्या कहती है, इस अवधारणा के अनुसार महत्वपूर्ण तत्वों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। बहुत छोटे छोटे या बहुत पॉइंट जैसे कि कुछ दशमलव में चीज़ें हैं तो उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, हमारा जो कैलकुलेशन है, जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो बहुत जटिल हो जाएगा, उसे समझने में बड़ी समस्या आएगी, जटिलतापूर्ण हो जाएगा, और हमारी जो अकाउंटिंग प्रक्रिया है वो लचीली नहीं रह जाएगी। तो ये सारता और महत्वपूर्णता की कंसेप्ट के यही बात कहती है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन या अवधारणा वो दिखाते हैं, इस अवधारणा के अनुसार महत्वपूर्ण तत्वों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, महत्वपूर्ण तत्वों को ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या आता है दोस्तों, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऐसे प्रलेख जो किसी सौदे या लेन देन की प्रामाणिकता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, प्रामाणिकता को प्रदान करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट्स बोला जाता है। ऐसे प्रलेख जो किसी सौदे या लेन देन की प्रामाणिकता प्रदान करते हैं, जैसे कि दोस्तों नगद पत्र। नगद पत्र का मतलब इंग्लिश में कैश मेमो, या नगद माल बेचा विक्रेता द्वारा, तो उसको क्या, नगद माल बेचने पर क्या जारी किया जाता है, नगद पत्र, कैश मेमो जारी किया जाता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों बीजक। बीजक में क्या होता है कि उधार माल बेचा, इसको इनवॉइस बोला जाता है इंग्लिश में। बीजक को क्या बोला जाता है, इनवॉइस इंग्लिश में। उधार माल बेचने पर, विक्रेता द्वारा उधार माल बेचने पर क्या किया जाता है, इनवॉइस इशू की जाती है। क्या किया जाता है, इनवॉइस इशू की जाती है। ये देख सकते हैं आप, ये कैश मीमो है, ये इनवॉइस है, विक्रेता द्वारा उधार माल बेचने पर जारी किया जाता है। फिर इसके बाद आता है रसीद, रिसिप्ट जिसको बोलते हैं। ग्राहकों से नगद प्राप्ति पर क्या मिलता है, रिसिप्ट मिलती है। अब बैंक में जमा करने जाते होंगे तो उसमें देखते होंगे कि, या किसी से ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें आप नगद देते हैं तो नगद ग्राहक से एक रिसिप्ट मिलती है। फिर इसके बाद आता है जमा पर्ची, बैंक स्लिप इसको बोलते हैं। बैंक में जमा, या उसको हिंदी में पर्ण प्रतिपर्ण कहा जाता है, पर्ण प्रतिपर्ण इसको बोला जाता है। जैसे कि आप बैंक में जमा करने जाते होंगे तो एक बैंक अपना स्वयं रख लेता है, दूसरा स्लिप काट करके आपको दे देता है, उसको बैंक स्लिप बोला जाता है, या बैंक हिंदी में पर्ण प्रतिपर्ण बोला जाता है। फिर इसके बाद आता है चेक। जैसे बैंक से पेई को आप देते हैं चेक, तो उसका जो है नंबर आपने नोट कर लेते हैं, या तो आप उसकी कार्बन कॉपी रख लेते हैं। तो ये क्या होता है, एक सोर्सेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों डेबिट नोट। डेबिट नोट भी एक सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फिर क्रेडिट नोट्स होता है, डेबिट नोट सुधार क्रय करने से संबंधित होता है, क्रेडिट नोट भी होता है। फिर इसके बाद आता है बाउचर। ये क्या होते हैं, सारे प्रमाणन होते हैं, ऐसे सोर्स डॉक्यूमेंट्स को हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद आता है नगद प्रमाणन।
नगद प्रमाण में डेबिट वाउचर होता है, क्रेडिट वाउचर। गैर नगद प्रमाणक मतलब उधार स्थिति पर आपको। फिर इसके बाद आता है दोस्तों नगद प्रमाणक, कैश मेमो। नगद माल बेचने पर आपको क्या मिलता है, विक्रेता द्वारा नगद माल बेचने पर जारी किया जाता है क्या, कैश मेमो। तो इसमें कैश मेमो कितनी प्रतियों में जारी की जाती है, 2 प्रतियों में जारी किया जाता है। कितनी प्रतियों में जारी की जाती है, आप देख सकते हैं 2 प्रतियों में जारी किया जाता है। एक क्रेता को दी जाएगी और एक विक्रेता स्वयं रख लेगा। क्या कर लेगा, एक क्रेता को देगा, एक विक्रेता स्वयं उसको रख लेता है। क्रेता हेतु नगद क्रय का प्रमाण होता है। उसके लिए क्रेता के लिए क्या होता है, नगद क्रय हेतु प्रमाण होता है। अब विक्रेता के लिए क्या होता है, स्वयं के प्रयोग हेतु रखी जाएगी ताकि विक्रेता के लिए क्या करे, प्रमाण के रूप में कार्य करे। अब इसके बाद आता है दोस्तों बीजक, इनवॉइस। आप लोग सुने होंगे इनवॉइस। ये क्या होती है, विक्रेता द्वारा उधार माल बेचने पर जारी की जाती है। कब की जाती है इनवॉइस, विक्रेता द्वारा जो सेलर होता है उसके द्वारा क्या, क्रेडिट बेस पर जो माल सेल करता है उस पर जारी किया जाता है। ये भी कितने प्रति में जारी की जाती है, 2 प्रति में। याद रखना दोस्तों, ये 2 प्रति में दोनों जारी की जाती हैं, कैश मेमो भी और बीजक इनवॉइस भी। तो इसमें क्रेता को दी जाएगी, किसको दी जाएगी, क्रेता को दी जाएगी उधार क्रय का प्रमाण होता है। क्या होता है, क्रेता को जो दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, इनवॉइस को उधार क्रय का प्रमाण होता है। और स्वयं विक्रेता जो रखता है उसको उधार विक्रय का प्रमाण कहा जाता है। क्या बोलते हैं, उधार विक्रय का प्रमाण कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों रिसीव्ड इसको बोला जाता है। रिसीव्ड ग्राहक से नगद माल प्राप्त करने पर जारी जो होता है, भुगतान प्राप्त करने वाले द्वारा जारी की जाती है, उसको क्या बोला जाता है, रिसिप्ट बोला जाता है। ये भी 2 प्रति में जारी की जाती है। कितने प्रति में जारी की जाती है, 2 प्रति में। एक किसको दी जाती है, भुगतान करने वाले को दी जाती है। भुगतान का क्या होता है, वो प्रमाण होता है। एक जो भुगतान प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है स्वयं के प्रयोग हेतु उसको रख ली जाती है कार्बन कॉपी के रूप में। ये क्या होती है, नगद प्राप्ति का क्या होता है, प्रमाण होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों डेबिट। क्या होता है, डेबिट नोट्स। डेबिट नोट्स क्या होता है, ये बहुत क्वेश्चन में पूछा जाता है। डेबिट नोट्स कब जारी किया जाता है, इशू किया जाता है, क्रेडिट नोट कब इशू किया जाता है। तो बढ़िया समझने का कोशिश करिए कंसंट्रेशन के साथ। जैसे किसी भी पक्षकार या पार्टी व्यक्ति को डेबिट करने हेतु जारी प्रपत्र होता है। क्या होता है, डेबिट करने हेतु जारी प्रपत्र होता है। जैसे कि क्रय वापसी पर उपयुक्त वाह प्राप्त करने हेतु यदि बिल क्रय अधिक राशि का बना है तो उसे क्या किया जाता है, कम करवाने के लिए प्राप्त। ये भी 2 प्रति में जारी की जाती है। कितने प्रति में, 2 प्रति में। क्रेता के लिए क्या होता है, डेबिट नोट। क्रेता के लिए डेबिट नोट। क्रय वापसी के लिए लिखा जाता है, याद रखिएगा, क्रय वापसी के लिए लिखा जाने वाला नोट क्या बोलते हैं, डेबिट नोट। अब विक्रय वापसी के लिए लिखा जाने वाला नोट को क्या बोला जाता है, क्रेडिट नोट बोला जाता है। ये विक्रेता के लिए है क्रेडिट नोट्स, विक्रय वापसी के लिए लिखा जाता है। और क्रेता के लिए जो डेबिट नोट लिखा जाता है वो क्रय वापसी पर डेबिट नोट लिखा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है गुड्स मतलब माल। वह वस्तु जिसका व्यापार में क्रय विक्रय किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, गुड्स या माल बोला जाता है। ये क्रय विक्रय की स्थिति में होते हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से खरीदा या बेचा जाता हो उसको क्या बोला जाता है, गुड्स बोला जाता है। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि परचेज माल का क्रय करना क्या कहलाता है, परचेज कहलाता है। माल का क्रय करना क्या कहलाता है, परचेज कहलाता है। फिर इसके बाद कपड़े का व्यापारी कपड़ा खरीदता है उसके लिए क्या होता है, परचेज मतलब क्या होता है, क्रय होता है। और फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर खरीदता है तो उसके लिए क्या हुआ, क्रय होता है। सेल माने विक्रय करना, माल को क्या करना, उसको बेचना किसी को, इसको क्या कहलाएंगे, सेल कहलाएंगे। छोटे छोटे शब्दावली है दोस्तों, इसको समझिए ताकि आगे चल के आपको आसान लगे अकाउंट। फिर इसके बाद आता है दोस्तों सेल, माल को बेचना। कपड़े का व्यापारी कपड़ा बेचता है,
क्या करता है, कपड़े का व्यापारी कपड़ा बेचता है, ये क्या है, सेल है। अगर फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर बेचता है तो ये क्या है, एक प्रकार का सेल है। क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है सेल का। फिर कपड़े का व्यापारी अगर फर्नीचर बेचता है तो क्या ये सेल है, नॉट सेल है, क्योंकि कपड़े का व्यापारी कपड़ा ही बेच सकता है। वो इमरजेंसी में अपने घर के जो फर्नीचर निकले थे, पुराने थे, उनको अगर बेच रहा है तो वो उसके लिए क्या है, सेल नहीं है। वो तो अर्जेंट में उसको बेच रहा है क्योंकि वो ख़राब हो चुके हैं, पुराने कबाड़ी को दे रहा है, कुछ पैसे उससे अर्न हो सकते हैं, तो वो सेल उसके लिए नहीं है। यदि वो कपड़ा बेचता तो उसके लिए वो क्या है, सेल हो सकता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है परचेज रिटर्न। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, क्रय वापसी। इसको हिंदी का एक जो शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है, इसको जावक वापसी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, जावक वापसी, रिटर्न आउटवर्ड इंग्लिश में बोला जाता है। खरीदा हुआ माल वापस लौटाना, क्या बोला जाता है, खरीदा हुआ माल को वापस लौटाना, खरीदा हुआ माल को वापस लौटाना कहा जाता है, क्रय वापसी कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों एक शब्द आता है सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी। क्या कहा जाता है, सेल्स रिटर्न, विक्रय वापसी, रिटर्न इनवर्ड इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंग्लिश में, रिटर्न इनवर्ड। इंग्लिश में रिटर्न इनवर्ड बोला जाता है और हिंदी में एक शब्दावली का और इस्तेमाल किया जाता है, उसको बोला जाता है भावक वापसी। क्या बोला जाता है, भावक वापसी। और हिंदी में इसी शब्द को बोला जाता है विक्रय वापसी। पर विक्रय वापसी सब लोग जानते रहते हैं, सेल्स रिटर्न सब लोग जानते रहते हैं, और रिटर्न इनवर्ड नहीं जानते हैं और न भावक वापसी जानते हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे ही शब्द बेसिक शब्द हैं पर ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। फिर इसके बाद आता है बेचा हुआ माल लौटाना। क्या कहलाता है, सेल्स वापसी कहलाता है। माल वापस लौटाना, वापस आना, सेल्स रिटर्न इसको बोला जाता है। बेचा हुआ माल क्या करना, व्यापार में फिर वापस रिटर्न आ जाना, इसको बोला जाता है सेल्स रिटर्न। फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं जो शब्दावली में कैपिटल। कैपिटल किसको कहा जाता है, कैपिटल को हिंदी में पूंजी बोला जाता है। जो व्यापारी होता है, स्वामी व्यापारी द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से जो व्यापार में लगाई गई धनराशि होती है, जो पूंजी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो नगद होगा। अब इसमें दो तीन चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। या तो वो नगद कैश लगाएगा, या तो वो अपने को क्या लगाएगा, उसके पास जो होगा माल होगा, जो गुड्स हो सकते हैं, या वो फिर फर्नीचर लगाएगा। क्या करेगा, फर्नीचर आदि चीज़ें लगा सकता है, या और कुछ टूल्स लगा सकता है। वो उसके लिए क्या होती हैं, सब चीज़ें कैपिटल के रूप में फॉर्म में होती हैं। जैसे सपोज दैट राम ने 1,00,000 रुपए से नगद और 70,000 रुपये से माल और 40,000 रुपये से फर्नीचर लगाकर व्यापार क्या करता है, आरंभ करता है। तो उसके लिए टोटल कैपिटल क्या बनी, तो उसकी टोटल कैपिटल कितनी बनी, उसकी टोटल कैपिटल बनी 1,00,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000, टोटल कैपिटल बनी 2,10,000 रुपये। तो आप समझ चुके होंगे कैपिटल किसको कहते हैं। फिर इसके बाद आता है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है, इसको हिंदी में बोला जाता है आहरण। स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु व्यापार से निकाली गई धनराशि क्या होती है, स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु व्यापार से निकाली गई जो धनराशि होता है उसको ड्राइंग या आहरण बोला जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, व्यापार अलग है, जो हमें पृथक अस्तित्व अवधारणा कहती है कि व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि व्यापारी और व्यापार अलग हैं। तो उसी कंसेप्ट के आधार पर यहाँ पर जो ड्राइंग होता है, उससे अगर व्यापारी अपना पर्सनल खर्चे के लिए व्यापार से कुछ पैसा निकालता है या वस्तु निकालता है, तो उसके लिए वो क्या होगी, ड्राइंग होगी। इसी पृथक अस्तित्व अवधारणा के अनुसार ही जो हम ड्राइंग अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का निर्माण करते हैं, जो बनाते हैं इसी कंसेप्ट के आधार पर। तो स्वामी द्वारा जो घरेलू यूज के लिए जो व्यवसाय से पैसा निकाला जाता है पर्सनल के लिए, वो उसके लिए ड्राइंग है। जैसे कि सपोज दैट एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे स्वामी द्वारा घरेलू खर्च के लिए 10,000 नगद निकाला और 20,000 रुपये का उसने क्या कर लिया, माल निकाल लिया उसमें से, मान लो दुकान से। तो टोटल ड्राइंग उसका कितना बना, 10,000 प्लस 20,000, टोटल बना 30,000 रुपये। तो वो जो एक्सपेंसेस टोटल हुआ ड्राइंग उसका 30,000 रुपये का। इसके बाद नोट्स
के रूप में आप समझने की कोशिश करिए। जो कैपिटल मतलब पूंजी खाता होता है और ड्राइंग अकाउंट हम बनाते हैं, आरण खाता, वो किस कंसेप्ट के आधार पर हम बनाते हैं? पृथक अस्तित्व की अवधारणा के आधार पर हम खोले जाते हैं। कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट ये कौन से अकाउंट होते हैं? ये पर्सनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट में कौन से पार्ट के अंदर आते हैं? प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते में आते हैं। किस में आते हैं? प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते में आते हैं। पूछ लेता, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, पर बहुत लोगों को इस चीज़ की जानकारी रहती नहीं है कि जो है कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट किस अकाउंट से संबंधित है। लोगों को ये तो पता रहता है कि पर्सनल अकाउंट से, पर पर्सनल अकाउंट में 3 अकाउंट होते हैं, उसमें जो ये प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होते हैं वो उसका पार्ट होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों डेब्टर्स। डेब्टर्स किसको कहा जाता है? डेब्टर्स या क्रेडिटर्स किसको कहा जाता है? तो जिसको हिंदी में बोला जाता है देनदार। जिन्हें माल उधार बेचा गया है उनको हम क्या बोलते हैं? डेब्टर्स। जिन्हें उधार माल बेचा गया है उनको क्या बोला जाता है? डेब्टर्स। और क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? लेनदार। क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? लेनदार को। जिनसे उधार माल खरीदा गया उसको क्या बोला जाता है? क्रेडिटर्स। क्या बोला जाता है? क्रेडिटर्स। और जो डेबिटर्स होते हैं उनका डेबिट बैलेंस शेष होता है। क्या होता है? डेबिट बैलेंस शेष होता है। जो डेबिटर्स होते हैं उनका डेबिट बैलेंस शेष होता है। उधार माल बेचा गया है क्योंकि ये हमारी एक एसेट्स है। और जो क्रेडिटर्स होते हैं, लेनदार होते हैं, जिन्हें हमें माल देना है, मतलब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो क्रेडिट शेष होते हैं। फिर इसके बाद कुछ आता है दोस्तों एक्सपेंसेज। एक्सपेंसेज किसको बोलते हैं? खर्चा इसको बोलते हैं। इसमें 3 तरीके के खर्चे एक्सपेंसेज आते हैं। आयगत एक्सपेंसेज, रेवेन्यू एक्सपेंसेज, पूंजीगत एक्सपेंसेज, कैपिटल एक्सपेंसेज और स्थगित अस्थगित व्यय, डिफिकल्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस को इंग्लिश में बोला जाता है। फिर आते हैं दोस्तों, बेसिकली हम समझने की कोशिश करते हैं कि आयगत जो व्यय होते हैं उनको किनको कहा जाता है। तो ऐसे व्यय होते हैं जो केवल 1 वर्ष तक के लाभों को प्रभावित करते हैं। ऐसे व्यय को हम क्या कहते हैं? आयगत व्यय कहते हैं, जिनसे पुनः नगद वसूली नहीं की जा सकती। मान लीजिए सपोज दैट क्या होता है कि व्यापार हम स्टार्ट कर रहे हैं, व्यापार में जो 1 साल तक के हमारे व्यापार में हमको बेनिफिट प्रदान करते हैं, हमको लाभ फायदा पहुंचाते हैं सिर्फ 1 साल तक के, ऐसे व्यय को हम क्या कहते हैं? आयगत व्यय कहते हैं। सपोज दैट मान लीजिए हमने बिजनेस कोई स्टार्ट किया, हमने उसमें पूंजी लगाया, इन्वेस्ट किया, वो हमको सिर्फ 1 साल तक ही, 1 ही साल तक ही फायदा देते हैं, ऐसे व्यय को हम सिर्फ क्या कहेंगे? आयगत व्यय। इसके बाद दोस्तों आता है पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंसेस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ऐसे व्यय होते हैं जो 1 वर्ष से अधिक समय के लिए, 1 वर्ष से अधिक समय के लिए हमको लाभ प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? लाभ प्रदान करते हैं, लाभ को प्रभावित करते हैं। ऐसे व्यय को हम क्या कहते हैं? पूंजीगत व्यय कहते हैं। इनको नगद वसूली की जा सकती है, नगद वसूली की जा सकती है। जैसे मान लीजिए हम सपोज दैट एसेट्स खरीद लिए, कोई संपत्ति खरीद लिए, तो हमें उसमें क्या होता है? लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट मिलता है। कोई भी संपत्ति 1 साल में खराब नहीं होती है, 4, 6 साल, 10 साल के हम गारंटी लेकर के आते हैं, तो उससे हमको क्या होता है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। 4, 6 साल तक उसका लगातार हमको बेनिफिट मिलता रहता है। तो ऐसी एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? पूंजीगत एक्सपेंसेस बोलते हैं। आयगत एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? उसको हम शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस बोलते हैं। 1 साल के अंदर अंदर उसको हम नगद में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 1 साल तक ही इसमें फायदा उठा सकते हैं, ऐसे व्यय को आयगत बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है तीसरे नंबर का दोस्तों, उसको स्थगित व्यय, या इसको हिंदी में अस्थगित व्यय भी बोला जाता है। इसके 2 नाम हैं, क्या क्या? स्थगित व्यय, अस्थगित व्यय। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही है, स्थगित या अस्थगित व्यय इसको बोला जाता है। इसको ऐसे व्यय होते हैं जो आयगत और पूंजीगत व्यय के बीच के माध्यम होते हैं। ऐसे व्यय जो होते हैं जो 1 वर्ष से अधिक के लाभों को प्रभावित करते हैं, जिनसे नगद पुनः वसूली नहीं हो सकती। क्या होता है? 1 साल से अधिक को प्रभावित करते हैं पर उनको हम नगद में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं।
वसूली नहीं कर सकते। मतलब ये कह सकते हैं कि पूंजीगत आगत के बीच का माध्यम होता है स्थगित आय, स्थगित व्यय, इसको बोला जाता है। जैसे कि भारी विज्ञापन, भारी विज्ञापन का मतलब जैसे कि हम बिजनेस में क्या करते हैं कि 5 लाख रुपए लगा करके विज्ञापन करते हैं और उस विज्ञापन का हमको व्यापार में लगातार क्या नाम से 10 साल तक या 5 साल तक क्या मिलता है, फायदा मिलता है। अगर वो तो फायदा मिलता है, कहाँ हम उसको विज्ञापन को दोबारा बेच करके क्या पैसे कमाया जा सकता है? क्या नहीं कमाया जा सकता, क्योंकि वो रिकवर ही नहीं होगा। ऐसे व्यय को क्या बोला जाता है? आय स्थगित आय स्थगित व्यय बोला जाता है। जैसे कि हम प्रारंभिक व्यय, मतलब बिजनेस स्टार्ट करते समय हमें क्या होते हैं, एक्सपेंसेस खर्चा करना पड़ता है। जैसे बिल्डिंग बनाते समय हमको एक्सपेंसेस का खर्चा करना पड़ता है। अब वो 10 साल तक बिल्डिंग चलेगी, पर वो हमें लंबे समय तक तो क्या करेगी, फायदा जनरेट करवाएगी। फिर जैसे सपोज दैट कमीशन, अभी गोपन को जो हम कमीशन देते हैं, ब्रोकर जो होते हैं उनको हम जो कमीशन देते हैं अंडर राइटर का जो कमीशन देते हैं, या मान लीजिए उद्घाटन व्यय जो होता है, एक्सपेंसेस होता है। जैसे कि मैंने व्यापार स्टार्ट किया, किसी सेलिब्रिटी को हमने बुलाया और उससे विज्ञापन करवाए, उससे व्यापार का उद्घाटन करवाए, तो वो हमारा क्या एक्सपेंसेस हो गया, स्थगित आय स्थगित व्यय होता है। फिर इसके बाद आता है अंशों या ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो हम बट्टा या डिस्काउंट्स जो देते हैं, वो भी हमारे लिए क्या है, लंबे समय तक के लिए फ़ायदा देता है। तो वो भी हमारे लिए क्या है, स्थगित आय स्थगित व्यय है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों अंशों या ऋण पत्रों के शोधन पर देय प्रीमियम। जो हम अंशों या ऋण पत्रों के शोधन में कन्वर्टेबल करने में जो हम प्रीमियम पे करते हैं, वो भी एक क्या है, स्थगित आय स्थगित व्यय होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है स्थगित आयगत व्यय। स्थगित आयगत व्यय का डेबिट शेष होने के कारण इन्हें संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है। कि कहाँ दर्शाया जाता है इनको, डेबिट शेष पक्ष होने के कारण इनको कहाँ दर्शाया जाता है, संपत्ति पक्ष में। परंतु ये संपत्ति नहीं होती हैं, मैंने पहले भी बताया कि ये संपत्ति वास्तव में होती नहीं, पर ये दिखावटी संपत्ति होती है, चूँकि इनसे नगद पुनः वसूली नहीं की जा सकती है। इन्हें कृत्रिम संपत्तियाँ भी कहा जाता है। इन्हें बैलेंस शीट के चिट्ठे के एसेट साइड में कहाँ दिखाया जाता है, एसेट साइड में संपत्ति पक्ष में कहाँ पर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉस में दिखाया जाता है। विविध खर्च एवं हानि में दिखाया जाता है। कौन सा हेड में दिखाया जाता है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में हम इसको दिखाते हैं, उस हेड में के अंतर्गत दर्शाया जाता है। फिर नोट्स के रूप में हम देखें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हस्तांतरण कर देते हैं इनको। फिर इसके बाद दोस्तों आता है आयगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो होते हैं। इसमें हमें 2 तरीके के आय होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष आय होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। आयगत जो व्यय होते हैं कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसको बोला जाता है। अब हमको यहाँ देखना है दोस्तों कि किनको प्रत्यक्ष व्यय बोला जाता है। पहले नंबर पर आता है प्रत्यक्ष व्यय, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। माल बनाने या निर्माण के समय माल क्रय करने के व्यय, या माल को क्रय करने के लिए व्यय, माल का क्रय करके व्यापार तक लाने के जो व्यय होते हैं उसको क्या बोला जाता है, प्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लीजिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके निर्माण के संबंधित जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, या कोई भी संपत्ति आप क्रय करते हैं, कोई भी व्यापार में वस्तु क्रय करते हैं, उसको अपने शॉप तक लाने में जो खर्चे होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि प्रति इकाई लागत प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है, तो ये क्या है, प्रत्यक्ष लागत है, व्यय है। फिर जैसे मजदूरी हो गई, वेजेस एंड सैलरी हो जाए, कार्टेज हो गया, फ्लाइस्ट हो गया, कमीशन, क्रय एवं चुंगी, इसको इंग्लिश में हिंदी में बोला जाता है। फिर इसके बाद आता है अप्रत्यक्ष व्यय, माल निर्माण के बाद के व्यय या माल व्यापार तक लाने के बाद के व्यय जो होते हैं उनको प्रति इकाई लागत को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करते हैं। जैसे कि वेतन हो गया, सैलरी एंड वेजेस हो गया, कैरिज आउटवर्ड हो गया। कैरिज इनवर्ड प्रत्यक्ष व्यय में जाता है, कैरिज आउटवर्ड कहाँ जाता है, अप्रत्यक्ष व्यय में जाता है। जैसे कमीशन हो गया, सेल्स
एंड ब्रोकर ऑन सेल्स हो गया, रेंट ऑफिस का रेंट हो गया, या शॉप रेंट हो गया, या गोदाउन का रेंट हो गया। ये सब कहाँ जाते हैं? अप्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको दिखाया जाता है। फिर इसके बाद आता है पूंजीगत व्यय होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं। ये सब क्या होते हैं? एसेट संपत्ति पक्ष में जाते हैं। व्यापार के प्रयोग के आने वाली वस्तुएं जिन्हें आवश्यक होने पर पुनः नगद वसूली की जा सकते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं? फिक्स एसेट्स जैसे बोला जाता है। फिक्स एसेट्स को स्थायी संपत्तियां कहा जाता है। इनको ट्रांजिबल एसेट्स भी कहा जाता है। दृश्य संपत्तियां, दृश्य संपत्ति का मतलब वो संपत्ति है जिसको हम देख और छू सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इनट्रांजिबल एसेट्स आती हैं। फिक्स एसेट में ट्रांजिबल इनट्रांजिबल एसेट्स आती हैं। ट्रांजिबल में जिसको हम छू देख सकते हैं, और इनट्रांजिबल में ऐसी संपत्तियां जिनको हम छू देख नहीं सकते, सिर्फ भाव से समझ सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, विनियोग, करेंट एसेट्स, चालू एसेट्स जो होती हैं, ये पूंजीगत क्या होती हैं? व्यय होते हैं। ये सारे पूंजीगत व्यय होते हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में अनुमानित जीवन काल 1 वर्ष से अधिक है। इनट्रांजिबल एसेट्स जिन्हें देखा हुआ ना जा सके, जिनका रंग आकार का पता ना हो, उनको क्या बोला जाता है? इनट्रांजिबल एसेट्स बोला जाता है। जैसे कि सपोज दैट गुडविल और ट्रेडमार्क और पेटेंट और लाइसेंस और कॉपीराइट, ये क्या होते हैं? इनट्रांजिबल एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? इनट्रांजिबल एसेट्स होते हैं। इनट्रांजिबल एसेट्स जिन्हें देखा छुआ ना जा सके, जैसे रंग आकार और आकार का पता ना हो, उसे क्या बोलते हैं? इनट्रांजिबल एसेट्स। जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट, लाइसेंस और कॉपीराइट। ये सब क्या? कॉपीराइट किस में आते हैं? कॉपीराइट इनट्रांजिबल एसेट्स में आती है। फिक्स एसेट्स होती है ये सब। फिर इसके बाद आता है ट्रांजिबल एसेट्स, दृश्य संपत्तियां जिन्हें देखा और छुआ जा सके, रंग आकार स्वरूप आकृति ज्ञात हो, ऐसे को क्या बोलते हैं? ट्रांजिबल एसेट्स। ये भी फिक्स एसेट में आती हैं। जैसे लैंड, बिल्डिंग, भूमि, भवन और कंप्यूटर, मशीन, प्लांट और मोटर कार, ये सब क्या हैं? ट्रांजिबल एसेट्स में आते हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा या तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, अल्पकालीन इन्वेस्टमेंट या दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट। फिर इसके बाद आता है करंट एसेट्स। क्या क्या आती हैं? करंट एसेट्स जिनका अनुमानित जीवन काल अप टू 1 ईयर्स तक रहता है। 1 वर्ष के अंदर नगद में वो क्या होती है? वसूली। उसको क्या बोला जाता है? करंट एसेट्स कहा जाता है। जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, या डेप्टर्स हो गए, या स्टॉक या प्रीपेड एक्सपेंसेज हो गए, और एक्यूरेट इनकम हो गया, उपार्जित आय हो गया, शॉर्ट टर्म लोन या एडवांस बैलेंस, ये सब क्या हो गए? करंट एसेट्स में आते हैं। एडवांस टीडीएस भी आता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों आय, इनकम। आयगत आगम होता है, एक पूंजीगत आगम होता है। रेवेन्यू इनकम होता है, यह तो पूंजीगत आगम होता है, कैपिटल इनकम होता है। इसको प्रत्यक्ष आय भी कहा जाता है। आगम जो रेवेन्यू इनकम होता है उसमें डायरेक्ट इनकम या तो इनडायरेक्ट इनकम होगा, 2 तरीके से। अब आते हैं आयगत इनकम में। रेवेन्यू इनकम किसको कहते हैं? ऐसे आय जो केवल 1 वर्ष तक के लाभों को प्रमाणित करते हैं, पुनः भुगतान या रिपे नहीं करना होता है, उनको क्या बोला जाता है? उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या किया जाता है? हस्तांतरण कर दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है जैसे कि पूंजीगत आय, कैपिटल इनकम। ऐसे आय जो 1 वर्ष से अधिक के लाभों को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं, पुनः भुगतान रिपे करना होता है, जैसे बैलेंस शीट के दायित्व में इनको दिखाया जाता है। फिर जैसे कि आयगत आगम, प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय।
प्रत्यक्ष आय किसको कहा जाता है? माल निर्माण के दौरान होने वाली आय प्रति इकाई लागत को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे सेल्स ऑफ द वेस्टेज स्क्रैप, जैसे कोई भी वस्तु या निर्माण करते समय, मैन्युफैक्चरिंग करते समय नुकसान हो गया, उसको कुछ पैसे में उसको बेच करके जो बेचने से पैसा आएगा उसको वेस्टेज ऑफ स्क्रैप, सेल्स ऑफ वेस्टेज ऑफ स्क्रैप के रूप में हमें जो इनकम होगी उसको प्रत्यक्ष इनकम में हम शामिल करेंगे। फिर इसके बाद आता है अप्रत्यक्ष व्यय आय। माल निर्माण के बाद की आय प्रति इकाई लागत पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है। जैसे रेंट रिसीव हुआ, या कमीशन रिसीव हुआ, या डिविडेंड रिसीव हुआ, या इंटरेस्ट रिसीव हुआ, या बैड डेब्ट्स रिसीव हुआ, ये सब क्या होते हैं? अप्रत्यक्ष आय होते हैं। फिर इसके बाद आता है पूंजीगत आय। पूंजीगत आय क्या होते हैं? दायित्व, लायबिलिटीज पुनर्भुगतान करना होता है इनको। ये भी 2 तरीके के होते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज बाहरी दायित्व, और इंटरनल आंतरिक दायित्व, जो ये दीर्घकालीन दायित्व होते हैं। 1 वर्ष से अधिक अवधि के पुनः भुगतान करना होता है। क्या करना होता है? 1 वर्ष से अधिक में भुगतान करना होता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज को बोला जाता है। चालू दायित्व हिंदी में बोला जाता है, या अल्पकालीन इसको कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है इंटरनल लायबिलिटीज, बाहरी वाह दायित्व। इसमें भी 2 तरीके के आते हैं, एक सुरक्षित होता है, एक असुरक्षित होता है। एक सिक्योर्ड होता है, एक अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज होते हैं। सुरक्षित दायित्व क्या होते हैं? कुछ न गिरवी होता है, जैसे डिवेंचर, ऋण पत्र, मॉर्टगेज लोन्स आदि क्या होते हैं? सुरक्षित। असुरक्षित मतलब होता है अदर बैंक लोन। फिर इंटरनल लायबिलिटीज में क्या क्या आती हैं? आंतरिक दायित्व में स्वामित्व से संबंधित देयताएं, जैसे कैपिटल क्षमता पूंजी या अधिमान पूंजी, यदि क्षतिपूर्ति से अधिक शेष रहता है तो। इसके बाद शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में क्या क्या आती हैं? तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज में अल्पकालीन दायित्व जिसको बोला जाता है, चालू दायित्व, बैंक ओवरड्राफ्ट या बिल्स पेबल देविल इसको बोला जाता है। क्रेडिटर्स लेनदार, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज हो गए, अनरिक्योर्ड इनकम हो गई, अनुपार्जित आय इसको बोला जाता है। एंड फिर डिविडेंड, इंटरनल डिविडेंड आंतरिक लाभांश होता है। ये सब क्या होते हैं? अल्पकालीन दायित्व होते हैं, चालू दायित्व इनको बोला जाता है। फिर इसके बाद प्रोविजन डिविडेंड, प्रस्तावित लाभांश को रिसीव होना, या टीडीएस क्रेडिट बैलेंस होता है, या अल्पकालीन अग्रिम का जमा शेष, ये सब क्या होते हैं? चालू दायित्व के अंतर्गत आते हैं, करंट लायबिलिटीज में आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट चार्ट है, लेखांकन प्रक्रिया, अकाउंटिंग प्रोसेस समझने की कोशिश करिएगा। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले जो हमारा प्रक्रिया फर्स्ट स्टेप आता है, वो स्टेप आता है फर्स्ट क्रम में जो पहले नंबर पे आता है आइडेंटिफिकेशन, मतलब ट्रांजैक्शन का क्या करना? आइडेंटिफिकेशन करना, लेन देन। फिर इसके बाद जो हम पहचान करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसमें लेन देन किस में होना चाहिए? मुद्रा में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मोनेटरी फॉर्म में होना चाहिए। फिर दूसरे नंबर में क्या आता है कि रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग किसका करेंगे? रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? जर्नल में करेंगे। किस में करेंगे? रोम नामचा, या तो हम किस में करेंगे? सब्सिडरी बुक में, सहायक बुक में करेंगे। फिर इसके बाद थर्ड क्या आता है, उसका हम क्या करेंगे? पहले नंबर पर आइडेंटिफिकेशन करेंगे लेन देन की, कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे? जो मुद्रा में मापन कर सकें। दूसरे नंबर पे आता है, फिर उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। क्या करेंगे? दूसरे नंबर में रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कैसे? रिकॉर्ड किस में करेंगे? या तो हम जर्नल में करेंगे, या हम सहायक बुक में करेंगे। किस में करेंगे? जर्नल में या सहायक बुक। फिर हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण करेंगे। किस में करेंगे? या तो हम खाता बही जिसको हम लेजर में कहेंगे, पोस्टिंग करना, या उसका शेष बैलेंसिंग करना, बैलेंस निकालेंगे। फिर उसके बाद आता है उसके दोस्तों समराइजेशन करना। समराइजेशन में क्या क्या करेंगे? या तो हम फाइनेंशियल अकाउंट बनाएंगे, आय व्यय बनाएंगे, इनकम, या तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे।
ठीक, फिर इसके बाद आता है विश्लेषण करना, एनालिसिस करना। एनालिसिस कैसे करेंगे? जैसे कि हम एनालिसिस करेंगे तो रेशियो एनालिसिस बनाकर या कैश फ्लो बना करके या फंड फ्लो बनाकर, ये सब चीज़ डाटा क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, कंक्लूजन करते हैं, सभी चीज़ों का निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये क्रम पूछ लेता है, कभी कभी अकाउंटिंग प्रोसेस से क्रम पूछता है। ये टीजीटी में या पीजीटी में नेट में जरूर एक क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हमारा पहचान होता है, आइडेंटिफिकेशन करना, फिर दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड करना आता है, तीसरे नंबर पर क्लासिफिकेशन करना आता है, पहले नंबर पर आता है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहचान करना। पहचान कैसे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, लेन देन के, कैसे करेंगे, लेन देन के, किस फॉर्म में होना चाहिए, मुद्रा फॉर्म में। दूसरे नंबर पे रिकॉर्डिंग करेंगे, किस फॉर्म में, या तो जर्नल में करेंगे या सब्सिडरी बुक में करेंगे, सहायक बुक में करें। तीसरे नंबर पे आता है वर्गीकरण, किसमें, तीसरे नंबर पे आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण किस में करेंगे, या तो हम पोस्टिंग खतौनी करके करेंगे या बैलेंसिंग उसका शेष निकालेंगे लेजर पोस्ट से। फिर उसके बाद आता है समराइजेशन, या तो हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, IBI बनाएंगे, या तो फाइनल चिट्ठा बनाएंगे। फिर इसके बाद एनालिसिस करना, एनालिसिस कैसे करेंगे, या तो रेशियो एनालिसिस बना कर, या कैश फ्लो बना करके, या फंड फ्लो बना कर। इसके बाद फिर हम लास्ट में कंक्लूजन करते हैं। अगर इसमें पूछ लेता है कि पुस्तक पालन का भाग कौन सा है, तो इसमें 3 पार्ट पुस्तक पालन का है, पहचान करना, अभिलेखन करना और रिकॉर्डिंग करना। ये 3 पार्ट किसके होते हैं, पुस्तक पालन के कार्य होते हैं। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है, चौथा, पाँचवा और छठवां कार्य किसका है, लेखांकन के कार्य आते हैं। यहाँ से ये यहाँ तक जो है लेखांकन के कार्य आता है, और यहाँ से यहाँ तक का कार्य जो होता है ये किसका आता है, बुक कीपिंग का कार्य आता है। ठीक दोस्तों, तो 3 जो हमारे पार्ट होते हैं, वर्गीकरण से, पहचान से, आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन, ये 3 पार्ट होते हैं, बुक कीपिंग के पार्ट होते हैं। देख सकते हैं प्राथमिक पुस्तक के होते हैं, प्राथमिक बुक के। और ये 3 पार्ट जो होते हैं हमारे, सारांश और विश्लेषण और कंक्लूजन करना, ये लेखांकन के पार्ट होते हैं। यदि इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, खातों के प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंट। इसमें बेसिकली है, पर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आता है खातों के प्रकार से। टीजीटी में तो पूछता है, कभी कभी पीजीटी में भी पूछ लेता है, नेट में तो नहीं पूछा जाता, और पर टीजीटी में और पीजीटी में पूछा जाता है। तो इसमें कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, 2 टाइप्स में, व्यक्तिगत खाते, पर्सनल अकाउंट, और एबनॉर्मल, जिसको हम रियल अकाउंट, एबनॉर्मल अकाउंट बोलते हैं। एबनॉर्मल में 2 होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो देख सकते हैं दोस्तों, पहले हम देखेंगे व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत खाते में कितने टाइप्स के होते हैं, 3 तरीके के हम पढ़ेंगे। पहला नंबर पर है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते। क्या होता है पहले नंबर पर, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते, नेचुरल पर्सन अकाउंट इसको बोला जाता है। जैसे राम, मोहन या सीता, किसी भी व्यक्ति के खाते हो सकते हैं। फिर इसके बाद आता है आर्टिफिशियल व्यक्तियों के खाते, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट इसको बोला जाता है। जैसे कि फार्म, किसी फार्म का हो सकता है, किसी संस्था का हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है, किसी दुकान का खाता हो सकता है, किसी बैंक का हो सकता है, ये सब इसमें आता है। कृत्रिम व्यक्ति के, आर्टिफिशियल पर्सन का अकाउंट होता है। फिर इसके नाम आता है प्रतिनिधित्व करने वाला, तीसरे नंबर पे आता है किसमें, प्रतिनिधित्व करने वाला। तो कैपिटल अकाउंट इसमें आता है, ड्राइंग अकाउंट आता है, प्रीपेड अकाउंट आते हैं, आउटस्टैंडिंग अकाउंट आते हैं, ये सब किसमें आते हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले में। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है पर्सनल अकाउंट का जो रूल होता है, पाने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और देने वाले व्यक्ति को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो डेबिटर क्या होता है, डेबिट, पाने वाले व्यक्ति को डेबिटर्स, और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिटर्स क्रेडिट करते हैं। फिर इसके बाद आता है एबनॉर्मल में 2 चीज़ें आता है, वास्तविक खाता और रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो वास्तविक खाते में हम देखते हैं कैश अकाउंट, वास्तविक खाता, रियल अकाउंट इसको बोला जाता है इंग्लिश में। तो कैश अकाउंट, प्लांट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, लैंड, बिल्डिंग, ये जितने भी रॉ मटेरियल से संबंधित आते हैं, ये सिर्फ सब वास्तविक खाते में आते हैं।
जो वस्तु व्यापार में आती है उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जो वस्तु व्यापार से बाहर जाती है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ये इसका रूल होता है। फिर नेक्स्ट आता है नाम मात्र का या अवास्तविक खाता, इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, अवास्तविक खाता, नाम मात्र खाता। इसमें जितने भी हानि और खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं, उसको हम डेबिट करते हैं, और जितने हमारी इनकम एंड प्रॉफिट होते हैं उसको हम क्रेडिट करते हैं। ये इसी नॉर्मल का अवास्तविक खाते का नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है, रूल होता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों प्रोविज़न। प्रोविज़न कब बनाते हैं, ज्ञात हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए क्या हम बनाते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं। जो हमको ज्ञात हो जाते हैं, पहले से अनुभव हो जाते हैं, उनके लिए हम क्या तैयार करते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं। व्यापार की लाभ हानि दोनों स्थितियों में हमें क्या बनाया जाता है, प्रोविज़न बनाया जाता है। लाभों पर प्रभार कहलाता है, क्या कहलाता है, लाभों पर प्रभार किसको कहते हैं, प्रोविज़न को कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। ये किसमें किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम इसको चार्ज करते हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों प्रोविज़न। प्रोविज़न क्या होता है, अज्ञात हानि की क्षतिपूर्ति के लिए बनाया जाता है। किसके लिए, अज्ञात हानि की क्षतिपूर्ति के लिए हम क्या बनाते हैं, अज्ञात हानि की क्षतिपूर्ति के लिए हम बनाते हैं क्या, रिजर्व, संचय। केवल व्यापार लाभ की स्थिति में होने पर बनाया जाता है। लाभों का नियोजन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या किया जाता है, इसको दर्शाया जाता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों संचय के प्रकार, प्रोविज़न रिजर्व के प्रकार, जो टाइप्स ऑफ रिजर्व। तो इसमें 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है आयगत संचय। व्यापार की सामान्य गतिविधियों, जो व्यापार की नॉर्मल सामान्य गतिविधियाँ होती हैं, एक्टिविटी होती हैं, उसमें हम व्यापारिक लेन देन से कमाए गए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। रेवेन्यू रिजर्व गए लाभों से बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आयगत संचय बोला जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों पूंजीगत संचय, कैपिटल रिजर्व इसको बोला जाता है। संपत्ति तथा दायित्वों से होने वाले लाभों से क्या होता है, निर्माण होता है। इसको पूंजीगत, संपत्ति के दायित्वों से होने वाले लाभों से निर्माण होता है। जैसे ऋणपत्रों के शोधन पर लाभ, या ऋणपत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम, देख सकते हैं यहाँ, ऋणपत्रों के निर्गमन पर प्रीमियम, या स्वामी की संपत्ति के विक्रय से जो हमको लाभ होता है। ये सब क्या होते हैं, पूंजीगत जो है वो होते पूंजीगत संचय होते हैं, कैपिटल रिजर्व। इसके बाद आता है एक सीक्रेट रिजर्व, इसको बोला जाता है इंग्लिश में गुप्त संचय। ये क्या होता है, ये संपत्तियों को बढ़ा चढ़ा करके, संपत्ति तथा आय को कम दिखा करके और दायित्वों और खर्चों को अधिक दिखा करके बनाया जाता है। संपत्तियों आय को कम दिखा करके और दायित्व और खर्चों को क्या कर दिया जाता है, अधिक दिखाकर बनाया जाता है गुप्त संचय, सीक्रेट रिजर्व इसको बोला जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, व्यापार की आंतरिक स्थिति सुदृढ़ बनाने हेतु किया जाता है। किसके लिए, व्यापार की जो आंतरिक स्थिति है, वो इंटरनल सिचुएशन है, उसको सुदृढ़ मतलब मजबूत करने के लिए बनाया जाता है गुप्त संचय, जिससे भावी आकस्मिकता क्षतिपूर्ति की जा सके। मान लो ऐसे कभी फ्यूचर में आकस्मिक हानि हो जाए तो उसको पूर्ति की जा सके। फिर इसके बाद ये जो गुप्त संचय बनाया जाता है वो किसके, कौन सी अवधारणा के आधार पर बनाया जाता है, तो रूढ़िवादिता की अवधारणा के आधार पर गुप्त संचय का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि गुप्त संचय का निर्माण हम किस अवधारणा के बेस पर करते हैं, तो गुप्त संचय का निर्माण हम करते हैं, गुप्त संचय का हम निर्माण करते हैं रूढ़िवादिता की अवधारणा के आधार पर। फिर इसके बाद आता है संदिग्ध संपत्तियाँ। संपत्तियाँ जिनकी नकद वसूल में संदिग्धता हो, ऐसी संपत्तियाँ जिनको नकद वसूलने में संदिग्धता हो, मतलब मिल भी सकती है नहीं मिल भी सकती, वसूल हो या ना हो, नहीं भी वसूल होगा तो कितना, इस बारे में कोई निश्चित ना हो, इसको हम क्या बोला जाता है, संदिग्ध संपत्तियाँ वो कहा जाता है। फिर इसके बाद आता है संदिग्ध दायित्व। ऐसे दायित्व जिनका भुगतान में संदिग्धता हो, अर्थात दायित्व जिनका भुगतान करना नहीं, यदि भुगतान किया जाता है तो कितना, यह संभव नहीं होता है। क्या होता है, ऐसे संभव नहीं होता। ऐसे दायित्व क्या बोलते हैं,
संदिग्ध दायित्व बोलते हैं। ये आयकर, जैसे कि आयकर की पेनल्टी लग सकती है, बिजली बिल की पेनल्टी लग सकती है, ये सारे क्या हो सकते हैं, संदिग्ध दायित्व होते हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों रोम नामचा, जिसको हम जर्नल बोलते हैं। यहाँ से हमारा कुछ प्रैक्टिकल की चीज़ें चालू होंगी। यहाँ से हम दोस्तों प्रैक्टिकल की चीज़ें चालू होंगी। रोम नामचा जर्नल, इसको हम बुक कीपिंग पुस्तपालन का हिस्सा मानते हैं और रिकॉर्डिंग अभिलेखन का हिस्सा है। प्राइमरी बुक, प्राथमिक पुस्तक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, प्राइमरी बुक कहा जाता है, प्राथमिक पुस्तक भी कहा जाता है। सर्वप्रथम जो लेन देन हम करते हैं उसमें कहाँ हम दिखाते हैं, तो जर्नल में ही दिखाते हैं। इसको डे टू डे प्रविष्टि करते हैं। किस में, डे टू डे प्रविष्टि करते हैं, मतलब दिन प्रति तारीख टू तारीख क्या करते हैं, एंट्री करते चलते हैं। काल क्रमानुसार, मतलब आज जैसे करें फिर कल फिर परसों या नरसों, 1 2 3 4 जैसे भी डेट आती है उसी बेस पे हम करते जाते हैं। प्रविष्टियाँ की जाएंगी, प्रतिदिन की जाएंगी। क्या की जाती हैं, प्रतिदिन की जाती हैं। फिर जर्नल ऑफ द रिजर्व, जैसे कि हम जर्नल बनाते हैं तो उसमें कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं। पहला डेट का कॉलम होगा, दूसरा पार्टिकुलर, पहला दिनांक, दूसरा पार्टिकुलर मतलब विवरण का, फिर LF लेजर फोलियो का, फिर इसके बाद डेबिट शेष आएगा, इसके बाद क्रेडिट शेष आएगा। तो कितने कॉलम होते हैं, 5 कॉलम होते हैं। पूछ लेता है कभी कभी कि जर्नल में टोटल कितने कॉलम होते हैं, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज, ध्यान नहीं रहता तो अलग अलग लगा देते हैं। तो इसमें 5 कॉलम होते हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों डिस्काउंट्स, बट्टा जिसको बोला जाता है। तो व्यापारिक बट्टा, व्यापारिक बट्टा किसको कहते हैं, व्यापार की बिक्री बढ़ाने के लिए दी जाने वाला बट्टा क्या कहलाता है, व्यापारिक बट्टा कहा जाता है। क्या कहलाता है, व्यापारिक बट्टा कहा जाता है। व्यापारिक बट्टा, व्यापार की बिक्री बढ़ाने हेतु दिया जाने वाला बट्टा क्या कहलाता है, व्यापारिक बट्टा कहा जाता है। नगद बट्टा, नगद बट्टा किसको कहा जाता है, जल्दी तुरंत या नगद प्राप्ति हेतु किया जाने वाला बट्टा नगद कहलाता है। जैसे कैश डिस्काउंट्स की एंट्री प्रविष्ट की जाएगी, किसमें, नॉमिनल अकाउंट में। कहाँ की जाएगी, नॉमिनल अकाउंट में। और व्यापारिक बट्टा जो होता है उसको नगद हो चाहे उधार, दोनों लेन देनों पर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है, दोनों लेन देनों पर व्यापारिक बट्टे की कोई प्रविष्टि नहीं की जाती। व्यापारिक बट्टा जो हम देते हैं उसमें हम कोई एंट्री नहीं करते हैं, केवल माल के मूल्य में ही कमी की जाएगी बस, और उसमें एंट्री नहीं की जाती है। उसको हम नोट नहीं करते हैं, किसी प्रकार का हम एंट्री नहीं करते हैं व्यापारिक बट्टे में। फिर इसके बाद आता है कैश अकाउंट, डेबिट हो तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट होगा तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर इसके बाद आता है दोस्तों व्यापारिक छूट की गणना के पश्चात ही नगद छूट की गणना की जाएगी। पहले व्यापारिक छूट की हम गणना करते हैं, पर व्यापारिक छूट की गणना करने के बाद हम क्या करते हैं, नगद छूट की गणना की जाएगी। व्यापारिक छूट की कुल राशि पर नगद हो जाए उधार पर गणना किया जाएगा। नगद छूट की गणना लेन देन पर की जाएगी। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 40,000 रुपये का माल हरी से 10% व्यापारिक छूट पर खरीदा, तो एंट्री क्या बनेगी, परचेज अकाउंट टू हरी। अब हरी को कितना, 5,000 रुपये के छूट के बाद माल लौटाया, तो हरी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है दोस्तों मिश्रित प्रविष्टि किसको कहा जाता है। क्वेश्चन में कभी कभी आया है, कई बार मैंने प्रीवियस में देखा है। तो मिश्रित प्रविष्टि किसको कहा जाता है, एक ही दिन एक ही प्राकृतिक के लेन देनों को अलग अलग रिकॉर्ड करना, प्रविष्टि करना के स्थान पर क्या करते हैं, हम एक ही प्रविष्टि कर देते हैं। मान लीजिए एक ही ट्रांजैक्शन हमारा एक ही दिन के अंदर, उसी ट्रांजैक्शन से संबंधित रिलेटेड हमने 10 ट्रांजैक्शन की या 5 ट्रांजैक्शन की, तो हम क्या करते हैं, उसको हम मिश्रित प्रविष्टि कर देते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों सहायक बहियाँ, सब्सिडरी बुक।
जर्नल का इसको उप विभाजन या सब डिवीजन भी कहा जाता है। क्यों? लेन देनों की संख्या अधिक होने के कारण हम उपयोगिता या समय और श्रम की बचत हो सके, इसलिए हम क्या बनाते हैं? सहायक बहियाँ बनाते हैं, और इसमें गलती की संभावना क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसको हम बुक कीपिंग का क्या हिस्सा मानते हैं। ये भी एक क्या है? बुक कीपिंग का हिस्सा है। रिकॉर्डिंग अभिलेखन का हिस्सा है। प्राथमिक पुस्तक लेन देन को सर्वप्रथम अभिलेखित करते हैं कालक्रमानुसार, डे टू डे रिकॉर्ड करते हैं। कैसे? डे टू डे रिकॉर्ड करते हैं प्रतिदिन की प्रविष्टियों के आधार पर। फिर इसके बाद आता है सहायक बहियाँ। सहायक बहियाँ रिकॉर्डिंग करते हैं, अभिलेखन का हिस्सा ये भी है। बुक कीपिंग पुस्तक पालन का हिस्सा प्राथमिक बुक होता है। किसी भी लेन देन को सर्वप्रथम सहायक बही में लिखा जाता है। लेन देन कैसा होगा? कालक्रमानुसार। उसमें बार बार पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि लेन देन कैसे करेंगे? कालक्रमानुसार, प्रतिदिन की प्रविष्टि के बेस पे हम करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है सहायक बहियों के प्रकार कितने होते हैं? तो 8 प्रकार की होती हैं टोटल सहायक बहियाँ। कितने प्रकार के होते हैं? टोटल 8 प्रकार के होते हैं। जैसे रोकड़ बही हो गया, साधारण रोकड़ बही में 3 होती हैं। कौन कौन सी? साधारण रोकड़ बही, द्विस्तरीय रोकड़ बही और त्रिस्तरीय रोकड़ बही। एक सिंपल बेस कैश बुक होती है, एक द्विस्तरीय मतलब 2 वे रोकड़ कैश बुक होती है, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक होती है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों फुटकर या खुदरा रोकड़ बही होती है। चौथे नंबर पर क्या आती है? फुटकर या खुदरा रोकड़ बही। इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे खर्चों से संबंधित हम इसमें सारे रिकॉर्ड नगद से संबंधित लिखते हैं। फिर नेक्स्ट क्या आता है? दूसरे नंबर पे आता है क्रय बही, परचेज बुक इसको बोलते हैं। इसके बाद आता है सेल्स बुक, विक्रय बही, सेल्स बुक। फिर इसके बाद नेक्स्ट चौथे नंबर पे आता है क्रय वापसी बही। क्या आता है? क्रय वापसी बही, परचेज रिटर्न बुक्स। विक्रय वापसी बही, सेल्स रिटर्न बुक। फिर इसके बाद आता है प्राप्त विपत्र बही, बिल रिसीवेबल, देय विपत्र बही, बिल पेबल, जर्नल प्रॉपर, मुख्य रोमनामचा। ये 8 टोटल क्या होते हैं? सहायक बही होते हैं। क्या होते हैं? सहायक बही होते हैं। रोकड़ बही में क्या क्या चीज़ दिखाते हैं? साधारण रोकड़ बही, सिंगल कॉलम कैश बुक इसको बोला जाता है। केवल रोकड़ी लेन देनों को ही इसमें क्या किया जाता है? दर्ज किया जाता है। सिर्फ नगद ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं उसमें हम कैश बुक में दिखाते हैं। उधार लेन देनों को कैश बुक में नहीं दर्ज किया जाता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। इसका जो प्रारूप होता है टी टाइप का प्रारूप होता है। कैसा होता है? टी टाइप का प्रारूप होता है। अकाउंट का कॉलम एक ही कॉलम होता है जो कैश रोकड़ से संबंधित होता है। रोकड़ को हमेशा नाम डेबिट शेष होता है। रोकड़ का शेष कैसा होता है? नाम डेबिट शेष होता है दोस्तों। पूछ लेता है रोकड़ का शेष कैसा होता है? डेबिट शेष या क्रेडिट शेष होता है? तो हमेशा क्या होता है? डेबिट शेष होता है। समस्त रोकड़ प्राप्तियों का डेबिट पक्ष में, जबकि समस्त भुगतानों को किस में दिखाते हैं? क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। कैश बुक का आप देख सकते हैं फॉर्मेट। पहले डेबिट कॉलम होगा, फिर पार्टिकुलर होगा, फिर एलएफ होगा, फिर अमाउंट होगा, फिर डेट होगा, फिर पार्टिकुलर होगा, फिर एलएफ होगा, फिर अमाउंट होगा। तो 1 2 3 4 दूना 8 टोटल कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? 8 कॉलम होते हैं टोटल। फिर इसके बाद दोस्तों आता है द्विस्तरीय रोकड़ बही, 2 वे कॉलम कैश बुक इसको बोला जाता है। इसमें वैसे ही प्रक्रिया रहती है, बस इसमें डिस्काउंट्स की चीज़ें बढ़ जाती हैं। फिर इसके बाद त्रिस्तरीय रोकड़ बही होता है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। रोकड़ को हमेशा डेबिट नाम शेष होता है, अतः इसे टू बैलेंस बीडी में प्रदर्शित किया जाता है। बैंक का सामान्यतः डेबिट नाम शेष होता है, अतः इस सूचना के अभाव में बैंक का नाम शेष मानते हुए टू बैलेंस बीडी द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। फिर इसके बाद एक नोट्स के रूप में समझने की कोशिश करिएगा
परंतु यदि बैंक अधिविकर्ष दिया गया है, यदि बैंक हम अधिविकर्ष का फ़ायदा उठाते हैं, ओवरड्राफ्ट का फ़ायदा उठाते हैं, तो उसे क्रेडिट पक्ष में बाई बैलेंस बीडी में प्रदर्शित किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ मैंने नोट्स से इंपॉर्टेंट लिखा है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। परंतु यदि बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक अधिविकर्ष दिया गया है तो इसको कहाँ दिखाते हैं, क्रेडिट पक्ष। इसका क्रेडिट पक्ष में बाई बैलेंस बीडी कर को प्रदर्शित किया जाता है। पहले सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं, डेट, फिर क्या दिखाते हैं, ईयर, फिर इसके बाद मंथ ऑफ द फॉर्मेट में लिखा जाएगी। कैसे लिखा जाएगा, डेट ईयर मंथ के फॉर्मेट में हम लिखते हैं। एक क्वेश्चन ये टीजीटी में पूछा गया है, आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो जानते होंगे। फिर सम पेज पर क्या किया जाता है, रिप्लाई नहीं दिया जाएगा, सेम पेज पर उसको रिप्लाई नहीं किया जाएगा। पार्टिकुलर फिर डेट पक्ष में टू तथा क्रेडिट पक्ष में बाई का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, पार्टिकुलर में डेबिट पक्ष में टू का और क्रेडिट पक्ष में हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। एएलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो, संबंधित खाते के सामने उसकी खाता बाई की पृष्ठ संख्या प्रदर्शित की जाती है। क्या की जाती है एएलएफ में, लेजर फोलियो में संबंधित खाते के सामने उसकी खाता बाई की पृष्ठ संख्या को क्या किया जाता है, प्रदर्शित की जाएगी। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट दोस्तों, अमाउंट डिस्काउंट या कैश या बैंक से संबंधित राशियां प्रदर्शित की जाती हैं। समस्त प्राप्तियां नाम डेबिट पक्ष में, जबकि समस्त भुगतान किस में, क्रेडिट पक्ष में दर्शाया जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों कंट्रा एंट्री, ऐसे लेन देन जिनमें रोकड़ तथा बैंक खाता परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं, विपरीत प्रभावित करते हैं। अर्थात एक खाता डेबिट तो दूसरा खाता क्या कर होता है, क्रेडिट होता है। तो ऐसी एंट्री को क्या बोला जाता है, कंट्रा एंट्री कहा जाता है। ऐसी एंट्री को कहा जाता है, कंट्रा एंट्री कहा जाता है। इसके बाद आता है विपरीत प्रविष्टि, रोकड़ बही में दोनों पक्षों में प्रदर्शित की जाती है। एलएफ लेजर फोलियो के कॉलम में सी लिखा जाएगा। ऐसे स्थिति में क्या लिखा जाता है, एलएफ जो लेजर फोलियो होता है उसके कॉलम में क्या लिख देते हैं, हम सी लिख देते हैं। यदि कैश बुक बनाई जाती है तो लेजर फोलियो में कैश बुक बही बनाया जाएगा। यदि बैंक कॉलम बैंक बनाई जाती है तो लेजर फोलियो में बैंक अकाउंट नहीं बनाया जाता है। कैश बुक प्राथमिक पुस्तक या सहायक बही के प्रथम साथ साथ द्वितीय पुस्तक खाता बही का भी कार्य करती है। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, यदि कैश या बैंक कॉलम बनाई गई है, चूँकि खाता बही में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट नहीं बनाए गए तो उनकी पृष्ठ संख्या में नहीं होगा, अतः सी के कॉलम में सी लिख दिया जाएगा। फिर इसके बाद नोट्स आता है दोस्तों कि रोकड़ बही में प्रदर्शित डिस्काउंट का कॉलम कैश डिस्काउंट को प्रदर्शित करता है। इसमें ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक बट्टा को प्रदर्शित नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। रोकड़ बही में जो प्रदर्शित होता है डिस्काउंट्स का कॉलम, वो कैश डिस्काउंट्स को प्रदर्शित करता है और किसको प्रदर्शित करता है, कैश डिस्काउंट्स को प्रदर्शित करता है। इसमें ट्रेड डिस्काउंट्स को हम व्यापारिक बट्टा में प्रदर्शित नहीं करते हैं क्योंकि इसकी एंट्री ही नहीं होती व्यापारिक बट्टे का। रोकड़ बही में डिस्काउंट्स का डेबिट पक्ष डिस्काउंट्स अकाउंट अलॉटेड को प्रदर्शित करता है, जबकि डिस्काउंट्स का क्रेडिट पक्ष डिस्काउंट्स रिकवर्ड को प्रदर्शित करता है। रोकड़ बही में रोकड़ खाने तथा बैंक खाने का शेष निकाला जाता है, परंतु डिस्काउंट्स बट्टे के कॉलम का शेष नहीं लिखा जाएगा। चूँकि डिस्काउंट्स अकाउंट खाता बही में बनाया जाता है तो इनका शेष भी खाता बही में डिस्काउंट्स अकाउंट में ही दर्शाया जाएगा। डिस्काउंट्स बट्टे के कॉलम का शेष नहीं निकाला जाएगा। रोकड़ बही में रोकड़ खाने तथा बैंक खाने का शेष निकाला जाता है, परंतु डिस्काउंट्स बट्टे के कॉलम का शेष नहीं निकाला जाएगा। चूँकि डिस्काउंट्स अकाउंट खाता बही में बनाया जाता है तो इसका शेष भी खाता बही में डिस्काउंट्स अकाउंट में ही दर्शाया जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा समरी करके दिखाया गया है। ये प्रैक्टिकल का चीज़ें हैं तो इसमें अब डायरेक्ट नहीं समझा सकता। इसके बाद दोस्तों आता है पिट्टी कैश बुक या खुदरा रोकड़
खुदरा रोकड़ बही बोला जाता है। छोटे छोटे खर्चों को मुख्य रोकड़ बही में न दिखा करके इसके स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं हम, अलग से एक पुस्तक लिया जाता है जिसको हमको फुटकर या खुदरा रोकड़ बही कहा जाता है। फुटकर या खुदरा रोकड़ बही का साधारण नियुक्त व्यक्ति फुटकर या खुदरा रोकड़ बही कहलाता है। फुटकर रोकड़ बही में साधारण से सामान्यतः श्रम की बचत होती है और गलती की संभावना भी कम रहती है। खुदरा रोकड़ फुटकर में रोकड़ियों को एक निश्चित अवधि हेतु छोटे छोटे खर्चों के भुगतान हेतु अग्रिम राशि दी जाती है। क्या दी जाती है? अग्रिम राशि दी जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आता है फुटकर रोकड़िए द्वारा निश्चित अवधि की समाप्ति दी गई राशि की समाप्ति पर मूल रोकड़ियों को खर्चों का हिसाब देकर खर्च की राशि को के बराबर अग्रिम राशि फिर प्राप्त कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है? फिर प्राप्त कर ली जाती है। क्या कर ली जाती है? फिर प्राप्त कर ली जाती है। इसे ही फुटकर रोकड़ बही अग्रदाय पद्धति कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसे ही फुटकर रोकड़ बही की अग्रदाय पद्धति कहा जाता है। इसमें कितने कॉलम होते हैं पेटी कैश बुक में? तो 1, 2, 3, 4 और 5 कॉलम होते हैं। कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम होते हैं टोटल। देख सकते हैं आप लोग। पहले अमाउंट रिसीव का होता है, फिर डेट होती है, फिर पार्टिकुलर होता है, फिर वीएन नंबर होता है, फिर अमाउंट होता है, टोटल होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्रय बही परचेज बुक, उधार माल खरीदे के संबंधित उधार क्रय के लेखे किए जाते हैं। इसमें कैसे किए जाते हैं? उधार संबंधित क्रय के लेखे किए जाते हैं। क्रय बही में सिर्फ क्या किया जाता है? उधार क्रय से संबंधित लेखे किए जाते हैं। इसमें कितने कॉलम होते हैं? पहले डेट का होता है, फिर पार्टिकुलर, फिर एलएफ का, फिर इनवाइस का होता है, फिर अमाउंट का। अमाउंट में डेबिट क्रेडिट का दोनों का अलग अलग होता है। फिर इसके बाद आता है बिक्री बही, सेल्स बुक इसको बोलते हैं। ये उधार माल बेचे से संबंधित होता है। विक्रय बही में सिर्फ उधार विक्रय से संबंधित लेन देनों को लिखे जाते हैं। इसमें भी वैसे होता है, डेट होता है, फिर पार्टिकुलर होता है, फिर एलएफ होता है, फिर इनवॉइस नंबर होता है, फिर अमाउंट होता है। अमाउंट में डेबिट क्रेडिट। इसमें क्या लिखा जाता है? खरीदा हुआ माल वापस लौटना, उस उधार हो। फिर क्रय वापसी बही क्या होता है? क्रय वापसी बही, खरीदा हुआ माल वापस लौटाना, उधार हो, क्रय वापसी बही में लिखा जाता है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों सेल्स रिटर्न बुक, विक्रय वापसी बही, बेचा हुआ माल वापस उधार प्राकृतिक का हो तो हम उसको किस में दिखाते हैं? विक्रय वापसी बही में हम दिखाते हैं। फिर इसके बाद आता है प्राप्य विपत्र बही, बिल रिसीवेबल बुक, विनिमय वित्र लिखना तथा प्रतिज्ञा पत्र प्राप्त करना संबंधित लेन देनों को कहाँ हम दिखाते हैं? प्राप्य विपत्र बही में ही लिखे जाते हैं। जैसे कि बिल का अनादरण हो जाना, या बिल का बेचान होना, या बिल का भुनाना, या बिल का अधिविकर्ष या पूर्व भुगतान करना, ये सारी चीज़ें किस में होता है? प्राप्य विपत्र बही में हम दिखाते हैं। फिर इसके बाद आता है देय बिल बही। क्या आता है? देय बिल बही। इसमें हम क्या करते हैं? विनिमय बिल स्वीकार करना तथा प्रतिज्ञा पत्र लिखना संबंधित प्रविष्टियाँ देय विपत्र बही में लिखी जाती हैं। क्या क्या की जाती हैं? विनिमय बिल स्वीकार करना तथा प्रतिज्ञा पत्र का लिखना संबंधित प्रविष्टियाँ देय बिल बही में दिखाई जाती हैं। फिर बिल पेबल, बिल का भुगतान या रद्द होना या बिल का आहरित करना, ये सब चीज़ें इसमें हम दिखाते हैं। इसमें हम क्या चीज़ें दिखाते हैं? फिर इसके बाद आता है दोस्तों मुख्य रोम नामचे से संबंधित जो है, मुख्य जो जर्नल होता है, प्राइमरी जर्नल होता है, उससे संबंधित कुछ प्रविष्टियाँ होने वाले लेन देन हो जाता है। जैसे कि हम उसमें करते हैं ओपनिंग एंट्री या क्लोजिंग एंट्री भी करते हैं, या कुछ समायोजन करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। फिर इसके बाद हम रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करते हैं, अशुद्धि सुधार संबंधित प्रविष्टियाँ करते हैं। फिर इसके बाद आता है अन्य अदर भी हम करते हैं, जैसे अन्य लेन देन जो जर्नल प्रॉपर में हम सम्मिलित होते हैं। जैसे डूबत ऋण हो गया, या डूबत ऋण आयोजन हो गया, डूबत ऋण का आयोजन है, बट्टा बट्टे हेतु
आयोजन हो गया। फिर संचय हो गया, संपत्ति के विक्रय पर लाभ या हानि हो गया, या उधार संपत्ति हो गया, क्रय विक्रय हो गया, संपत्ति का ह्रास हो गया या ह्रास से हेतु प्रयोजन हो आयोजन हो गया, कृत्रिम संपत्ति को स्थगित व्ययों का अपलेखन हो गया, पूंजी पर ब्याज या ऋण पर ब्याज, विक्रय का अनादरण होना, सब विक्रय का बेचान या बिल का रद्द होना करना, ये सारी चीज़ें हम कहाँ दिखाते हैं, दोस्तों, ये हम दिखाते हैं मुख्य रोमनामचर से संबंधित प्रविष्टियाँ करते हैं इसमें। फिर प्रारंभिक ओपनिंग एंट्री में लेखा वर्ष के प्रारंभ में 1 अप्रैल को की जाएंगी। पिछले वर्ष के रियल अकाउंट तथा पर्सनल अकाउंट्स के शेषों को आगे लाने हेतु प्रविष्टि की जाती है। कैसे प्रविष्टि की जाती है प्रारंभिक प्रविष्टि की? पिछले वर्ष के रियल अकाउंट तथा पर्सनल अकाउंट से शेषों को आगे लाने हेतु प्रविष्टि की जाती है। आधार संपत्ति तथा दायित्वों के शेषों को आगे लाने हेतु प्रविष्टि की जाती है। रियल अकाउंट तथा पर्सनल अकाउंट, सभी संपत्तियाँ सैंड्री एक्सेप्शंस को हम क्या करते हैं, सभी सैंड्रियों को डेबिट करते हैं, तो सैंड्री लायबिलिटीज अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट कर देते हैं, एंट्री जिसकी होती है। फिर कैपिटल अकाउंट की राशि दी गई है तो हम उसमें, फिर इसके बाद दोस्तों आता है क्लोजिंग एंट्री जो होती हैं, अंतिम प्रविष्टियाँ होती हैं, 31 मार्च के एंड तक ये कर दी जाएंगी। नॉमिनल अकाउंट के खाते को प्रभावित करती हैं। कौन से खाते को क्लोजिंग एंट्रीज प्रभावित करती हैं? नॉमिनल अकाउंट खाते को प्रभावित करती हैं और पर्सनल अकाउंट को। आय विवरण खाते को हमें क्या कर दी जाती हैं, हस्तांतरित कर दी जाती हैं। फिर क्रय वापसी खाते का क्रय खाते में क्या कर दिया जाता है, हस्तांतरण करने पर क्या एंट्री बनती है, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फिर विक्रय वापसी के खाते का शेष का विक्रय खाते में हस्तांतरण करने पर सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये सारी एंट्रियाँ हो जाती हैं। ओके दोस्तों, बहुत टाइम हो रहा है क्योंकि 2 घंटे की लमसम वीडियो होने जा रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने समझाया है वो सारी चीज़ें आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएंगी, क्योंकि मैंने फैक्ट में बताने की कोशिश किया है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में आपको फैक्ट से ही ज़्यादा आप पढ़ेंगे समझेंगे, तो मैं फैक्ट में समझाने की कोशिश किया हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों 12 बजे के बाद ही ये वीडियो सारी बनाना पड़ता है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें और कमेंट करें। जहाँ जो दिक्कतें हैं, गलतियाँ हैं, मिस्टेक हैं, उस पर ज़रूर से ज़रूर कमेंट आप सब लोग करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।